Hello students, a very good morning to all of you and welcome you in Nimbus Learning Powered by Engineers Academy। सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं फास्ट, एक बार कमेंट कर दीजिए सभी फास्ट, एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। पीक्यू भी चल रहे थे, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं ईएससी के, और आज आपका डे 3 है। दो हो चुके हैं आपके और आज तीसरा डे है। अपन क्वेश्चन नंबर थे 89 पे, लास्ट क्वेश्चन है अपन क्वेश्चन नंबर 89। स्टार्ट करेंगे 90 से। जल्दी से फास्ट, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फास्ट डन करिए ताकि स्टार्ट कर सके अपन। और जो भी स्टूडेंट है, जो भी आपका ग्रुप बना है, उसमें एक बार मैसेज कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फटाक से सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन करिए जल्दी से, फास्ट फास्ट जल्दी से। तो कल लास्ट क्वेश्चन किया था अपन ने, क्वेश्चन नंबर 89। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुड मॉर्निंग राजकुमारी, गुड मॉर्निंग। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिवेंटिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ स्वेलिंग। अरे स्वेलिंग जो होती है सर, स्वेलिंग का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का इंक्रीज होना। वाटर कंटेंट के ऐड करने पे वॉल्यूम सर क्या होता है? इंक्रीज होता है। वाटर को ऐड करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दिस प्रोसेस नोन एज स्वेलिंग। और स्वेलिंग को प्रिवेंट, रोकना और बचाया कैसे जा सकता है? प्रिवेंट एंड एलिमिनेट, कैसे हटाया जा सकता है और कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है? तो उसके अंदर आपने बताया था बाय दी। 89 का क्या था आंसर सर? 89 का आंसर था हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी मेथड्स थे। इम्परवियस एप्रन प्रोवाइड कर दिए, मतलब एक लेयर प्रोवाइड कर दीजिए, या फिर प्री वेटिंग दी ग्राउंड, ग्राउंड को पहले से ही वेट कर दीजिए ताकि वो मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इक्वल मॉइस्चर कंटेंट के। या फिर पैकिंग डाउनवर्ड लोड लार्ज, ठीक है, लोड लार्ज इनफ टू एक्सीड स्वेलिंग प्रेशर, इतना लोड लगा दीजिए कि स्वेलिंग प्रेशर क्या हो, एक्सीड ना करे। और केमिकल स्टेबलाइजेशन तो हो ही मेथड है ये, बिल्कुल सही आंसर क्या था? डी था। तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे, पर एक बार सभी स्टूडेंट्स आ जाएं फटाक से ताकि अपन स्टार्ट करें। ये तो आपका था डी ऑप्शन, कल वाले ऑप्शन का क्वेश्चन का। जल्दी से एक बार मैसेज कर दीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, ईएससी के क्वेश्चन हो, चाहे आपके एसएससी के हो, चाहे एई के हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक लेवल हो, सभी के सभी क्वेश्चन क्या है सर, लगभग बेस तो सभी का सेम है। बस क्या थोड़ा सा अंदर डीप पूछा जाता है। जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, जितना अच्छा लेवल का पढ़ोगे, उतना क्या होगा सर, वो छोटे क्वेश्चन आपको इतना लगेगा सर ये इतना सा क्वेश्चन, ये तो हमारे को आता है, ये तो सिंपल सा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चाहे ये क्वेश्चन बन रहे हैं ना बन पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी कोशिश करिए, इसके रिगार्डिंग आप पढ़िए चीजों को, ठीक है। बुक से पढ़िए, जैसे ही पढ़िए, आप नेट से पढ़िए, जितनी बार इसको पढ़ेंगे, जैसे भी इनको पढ़ेंगे, तो आपको क्या होगा सर, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप उस टॉपिक के डेप्थ में चले जाएंगे। तो जब आपका क्वेश्चन मिलेंगे एसएससी या जेई वेई के अंदर आपका, या फिर आपका आरएसएमबी में, राजस्थान स्टेट जेई वाले के अंदर, तो देखते ही बोलेंगे सर ऐसा क्वेश्चन होता है क्या, फटाक से टिक हो जाएगा। तो वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको क्या करेगा, पेपर के अंदर बहुत अप लेके जाएगा। करना क्या, सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना है और कुछ नहीं करना है। चीजें सबको सब कुछ पता है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा अंदर से, तब तक मजा नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर देंगे सर ये क्वेश्चन, ये तो हमारे को पढ़ा हुआ है, ये तो हमारे को आता है। तब इतना जल्दी कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कि आपका मार्क्स सबसे अलग होंगे, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग जितेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स आ चुके हैं क्या? जल्दी से फास्ट। हाँ, जितेंद्र, प्रद्युमन, राजकुमारी, वेरी गुड। नवीन, ओके, सही, फास्ट एक बार डन कर दीजिए, जल्दी से एक बार डन कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, ईएससी 2004 के अंदर क्वेश्चन। अरे सर ऐसे क्वेश्चन तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया सर? बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करके, बताइए क्या होगा, फटाक से सॉल्व करके बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। ये सब सॉल्व कर चुके हैं अपन क्वेश्चन। आई थिंक कुछ बच्चों को इसका आंसर भी याद होगा। बताइए, टू सॉइल सैंपल ए एंड बी हैविंग पोरोसिटी एंड ए, porosity of sample A is 40% and porosity of sample B is 60%. The what is the ratio of the void ratio? void ratio का रेशियो क्या होगा? अरे void ratio का भी रेशियो पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो porosity से void ratio निकाल सकते हैं, तो निकालिए, दोनों से इंडिविजुअल निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा सर हमारे को? रेशियो मिल जाएगा किसका सर? void ratio का, EA बाय EB का रेशियो मिल जाएगा। जल्दी से बताइए फास्ट, क्या आंसर आ रहा है? इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 से 3 बार अपन सॉल्व कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। सेम क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, सेम वैल्यू वाला भी। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। 2:3, 3:2, 4:9 या 9:4? जल्दी से बताइए फास्ट। लास्ट 20 सेकेंड्स बस, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। लास्ट 20 सेकेंड्स,
इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर इतना टाइम इस क्वेश्चन में लग रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है इतनी मेहनत करने से। फिर जल्दी से बताइए फास्ट, लास्ट 5 सेकेंड्स एंड योर टाइम विल बी स्टॉप, रोक दीजिए। चलिए भाई, टाइम का ही तो कंसेप्ट है सारा, क्वेश्चन तो सारे लग जाएंगे। एसएससी का पेपर लेके बैठिएगा, 4 घंटे में पूरा पेपर आप सॉल्व कर लेंगे, 100 में से 90 नंबर आपके आ जाएंगे। पर बात आ रही सर टाइम की, तो टाइम ही तो बचाना है, तो स्पीड को फास्ट करना पड़ेगा। पोरोसिटी गिवन है और वॉइड रेशियो का रेशियो पूछ रहा है सर। ई इज इक्वल्स टू एन, 1 - n होता है। अरे सर ये फॉर्मूला जनरलाइज है बिल्कुल, तो ए के लिए तो यहाँ पे ए लिख दीजिए, बस हो गया बात खत्म। तो ये क्या हो गया, एन ए कितना 0.40 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.40 which is equal to 0.40 divided by 0.60 which is equals to 4/6 और we can say 2/3। अरे तो सर ई ए का वैल्यू आ गई, वेरी गुड, ई ए की वैल्यू आ चुकी है। किसका आंसर आया? अरे प्रद्युमन बेटा, ऐसा कितना, ऐसा गजब का आंसर कैसे आया आपका? 0.67 और 1.5, ये तो रेशो में दे रखा है यार, ऐसे कैसे आंसर आ गया आपका? ठीक है, ई बी इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। ई बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन में 1 माइनस एन बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया सर, 0.60 माइनस 0.60, 60 था सेकंड का 60%, 0.60 डिवाइड बाय 0.40 तो हो गया सर 6/4 और इट इज इक्वल टू 3/2। तो सर ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक का 2/3 दूसरे का 3/2, बिल्कुल। तो ई ए डिवाइडेड बाय ई बी, तो ई ए कितना है सर 2/3 और ये कितना है सर, ये 3/2 है। तो क्या दिख रहा है सर 4/9, 4/9 ऑप्शन में है सर, सी ऑप्शन होगा। ई ए बाई ई बी का कितना हो गया 4/9। देखिए कितना कम टाइम लगा, कितना कम टाइम लगा, आप पता नहीं क्या क्या ले आए, 0.6 और 1.5, इतना नहीं दिखना। पहले आंसर तो देख लीजिए किसमें गिवन है। आप जो आंसर ला रहे हैं सही है आंसर, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, पर आप देख लीजिए इतनी मेहनत करनी ही नहीं है। रेशो में पूछ रहा, रेशो में निकाल लीजिए केवल, जल्दी से। क्लियर हुआ? नवीन, राजकुमारी एंड प्रद्युमन, चले आगे। वेरी गुड, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। अरे ये तो फॉर्मूले हैं, सभी को पता होंगे, फॉर्मूले हैं। आपको ऑप्शंस बनाने हैं, ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, जल्दी से। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। 91 का बात कर रहे हैं, 91 का। बताइए, ए बी सी डी के सामने लिखिए क्या सीक्वेंस होगा, 1 2 3 4 या 2 3 4 1 4 3 2 1, जो भी होगा सीक्वेंस, और लिख के बताइए क्या होगा। ड्राई डेंसिटी, मॉइस्ट डेंसिटी, सबमर्ज डेंसिटी एंड सैचुरेटेड डेंसिटी, बताइएगा। 2143, नवीन कह रहे हैं सर 2143। अकॉर्डिंग टू मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 91 इज 2143। बाकी स्टूडेंट्स बताइए, जरूरी नहीं है नवीन ने लिखा है तो सही होगा। सभी स्टूडेंट्स अपना सॉल्व करिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट किसी को भी नहीं करना है, नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट, किसी को भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपना दिमाग लगाइए। टाइम दे रहे हैं आपको, 1.5 मिनट का टाइम है, बहुत टाइम होता है 1.5 मिनट, 4 फॉर्मूले हैं, 1.5 मिनट में आराम से देख सकते हैं। अभी भी आपके पास 30 सेकेंड्स बचे हुए हैं, आराम से देखिए, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, पर खुद से करिए, किसी का आंसर कॉपी पेस्ट नहीं मानना है बस, चाहे गलत हो चाहे सही हो। गलत होगा तो कुछ सीखोगे और सही होगा तो कॉन्फिडेंस बनेगा। प्रद्युमन 42143, बिल्कुल प्रद्युमन का भी आएगा 2143। अभी भी बेटा टाइम बताया 15 सेकंड, जल्दी से बताइए। नवीन और प्रद्युमन के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी बताइए फास्ट, टाइम विल बी स्टॉप। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, केवल फॉर्मूले ही तो हैं सर, और क्या है, फॉर्मूले ही तो हैं। अब देख लीजिए लिस्ट और बताइए आंसर क्या होगा। अब तो बता सकते हैं, बिल्कुल सर बता सकते हैं। देखिए ड्राई डेंसिटी, सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख दीजिए, जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 + ई लिख दीजिए। गामा, गामा का फॉर्मूला लिख दीजिए, जनरलाइज जिसको बोलते हैं गामा बल्क, ठीक है। जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू 1 + ई। अब ड्राई बोला है तो एस के लिए 0, तो जी गामा डब्ल्यू 1 + ई, तो देखिए जी गामा डब्ल्यू 1 + ई, तो क्या हो गया ए का 2, ए का 2 दिख रहा है सर, तो ये हटा दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में से आंसर होगा ए का 2, वेरी गुड। मॉइस्ट डेंसिटी, मॉइस्ट डेंसिटी का मतलब क्या होता है सर, ये बल्क होता है, इसमें वाटर कंटेंट भी ऐड होगा एस, तो मॉइस्ट डेंसिटी क्या हो गया आपका, ये फॉर्मूला ये कहाँ लिख रखा है, ये सर जी प्लस एस सी, तो बी का 1, यहीं से समझ में आ गया आंसर, तो क्या होगा ए। फिर भी देख लीजिए आगे, सबमर्ज डेंसिटी और सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में एस की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है, जब एस की वैल्यू 1 होगी तो जी प्लस ई गामा डब्ल्यू 1 + ई होगा, सैचुरेटेड में एस की वैल्यू 1, एस इक्वल्स टू 1, तो जी प्लस ई गामा डब्ल्यू, तो जी प्लस ई कहाँ दिख रहा है, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 + ई,
जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई, यहाँ देखिए चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज किया, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, तो क्या होगा, ये तो होगा सबमर्ज का, मतलब गामा सैचुरेटेड में से माइनस गामा डब्ल्यू कर दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, गामा डैश सबमर्ज बन जाएगा, तो जी माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये होता है हमारा सबमर्ज। तो ये हो गया आपका 4, तो सी का 4, वेरी गुड, और डी का हो गया 3। 3 में सर जी प्लस ई 1 प्लस ई का लिख रखा है, ये कुछ अलग फॉर्म लिख रखी है, हमारा फॉर्म लिखा होता है आपका सैचुरेटेड के लिए, तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, ये होगा फॉर्मूला, जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई होगा। क्लियर हुआ, थोड़ा सा वहां पे कुछ अलग है चीजें, तो ये फॉर्मूला बनेगा, जी प्लस ई होगा, हाँ जी प्लस ई होगा, जी प्लस ई एस के वन, तो जी प्लस ई, हाँ तो क्या होगा, जी प्लस ई, ये तो लिख रखा है शायद, हाँ ये लिख रखा है गामा डब्ल्यू, हाँ सही है, ये लिखा है सही, बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर नंबर 1 करेक्ट, वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 92, चलिए, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिंपल क्वेश्चन है सर, व्हाट आर दी रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ वॉइड रेशो, पोरोसिटी एंड सेचुरेशन, सेचुरेटेड डेंसिटी, तीनों चीजें निकालनी है आपको सॉइल सैंपल की। मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर कंटेंट गिवन है 20%, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है आपको 2.6, और डेंसिटी वाटर लेना है आपको 10। तो सर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से निकाल लीजिए, क्या निकलेगा सर, ई वॉइड रेशो निकल जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू वाटर कंटेंट पता है, सेचुरेशन एस, डब्ल्यू जी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे सर बिल्कुल निकल सकता है, सैचुरेटेड डेंसिटी बोल रहा था, एस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 लेके चलना है अपने को, निकालिए क्या होगा आंसर जल्दी से, वॉइड रेशो, फिर वॉइड रेशो पोरोसिटी सर निकल सकता है, रिलेशन पता है, वॉइड रेशो होगा तो पोरोसिटी एन इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई कर देंगे, और जब दोनों निकल गया तो सैचुरेटेड मॉइस्चर कंटेंट, जिसको बोलते हैं आपका सैचुरेटेड डेंसिटी, वो भी निकल जाएगी, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई से। तीनों फॉर्मूले लगाइए, तीनों से आंसर बताइए। इट्स ओके, कोई बात नहीं राजकुमारी, कोई काम हो गया तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, इट्स ओके, जाइए, ठीक है, बाद में देख लीजिएगा रिकॉर्डेड। आंसर आ रहा है सर किसका, प्रद्युमन आंसर बोल रहे हैं सर, बी होगा आंसर, प्रद्युमन के अकॉर्डिंग बी होगा। बाकी स्टूडेंट बताइए क्या बी होगा क्या, अरे बेटा प्रद्युमन पहले ही दो वैल्यू को देख के नहीं बता सकते, तो दूसरी तीसरी वैल्यू अलग है, दो तो सेम है आपकी, तो तीसरी वैल्यू अलग है, ठीक है। आई थिंक प्रद्युमन ने बस दो वैल्यू निकाली और तीसरी बोल दिया सर आंसर ये होगा, तो बेटा ऐसा नहीं करिए, यही किया है ना, समझ में आ गया था मुझे, दो वैल्यू निकाली और बिना सोचे समझे देखा सर 0.52 0.34, हाँ सर ये होगा, अरे यहाँ पे तो दोनों में सेम है, डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, इसको निकालना पड़ेगा, जल्दी से बताइए फास्ट, क्या होगा आंसर, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स क्या हो गया, अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा टाइम लेंगे तो कैसे चलेगा काम, स्पीड को तेज करिए। 92 का डी होगा नवीन, पक्का बिल्कुल 92 का डी ही होगा, एंड योर टाइम विल बी स्टॉप, 2 मिनट हो चुके, 2 मिनट हो चुके, देखिएगा अब सबसे पहला फॉर्मूला लगाते हैं, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी वाला, यहाँ से सहवाग वाला ई इक्वल टू डब्ल्यू जी बाय एस हो जाता है, वेरी गुड। यहाँ पर पूछा है सर वॉइड डिस्टेंस, तो वॉइड डिस्टेंस निकालेंगे, ई पूछ रहा है, वाटर कंटेंट सर 20%, 0.20, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 डिवाइडेड बाय एस 1, तो कितना हो गया बताइए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया 0.52 आ रहा है, तो 0.52 तो सर 3 जगह है, तो क्या लिख दें यहाँ पे 0.52 लिख देते हैं केवल। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला क्या करना है सर, हमारे को निकालना है पोरोसिटी, ठीक है, वॉइड पोरोसिटी रेशो नहीं होगा, पोरोसिटी होगा, पोरोसिटी निकालना है तो सर एन होता है ई अपॉन में 1 प्लस ई, जब हमारा ई आ गया 0.52 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.52 विच इज इक्वल टू 0.52 डिवाइडेड बाय 1.52, तो कितना आंसर आ जाएगा सर, यहाँ से आंसर आ रहा है हमारा 0.34। अब देखिए, अब ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये तो गलत था ही स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से ही गलत था, तो क्या हो गया सर, या तो आंसर होगा बी या होगा डी। इतने देखते ही नवीन ने बोल दिया सर आंसर हो गया बी, ऐसा नहीं होता है। अब थर्ड फॉर्मूला लगाना है किसका सर, सैचुरेटेड डेंसिटी का, तो गामा सेट क्या होता है, जी प्लस एस ई, एस के लिए बनेगा जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, इसको लगाइए, जी कितना 2.6 है ना, प्लस ई, वॉइड रेशो कितना 0.52, गामा डब्ल्यू कितना ले रखा है, देखो यहाँ 10 दे रखा है, तो 10 लेना है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.52, इसको सॉल्व करिएगा तो 20.14 आ रहा है, कितना आ रहा है सर 20.14, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, ई इज 0.52 नवीन, वेरी गुड, एन इज 0.34 एंड गामा सेट इज 0.15 या 12 1.52 आ रहा है, जो भी आ रहा है आपका 20 पॉइंट, हाँ 20.52, चलिएगा
चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे सर, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर 93। इसको बताने की जरूरत है क्या? बताइए, इसको बताने की जरूरत है क्या? मुझे तो लगता नहीं है कि इसको बताने की जरूरत है। फिर भी बताइए, आप करिए सॉल्व। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? एम्बैंकमेंट फिल इज टू बी कॉम्पैक्टेड एट अ डेंसिटी 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। द सॉइल ऑफ द बोरो area is at density 15 kilometer per meter cube. What is the estimated number of trips for 6 meter cube capacity truck? कैपेसिटी कितनी है ट्रक की? 6 मीटर क्यूब। तो कितना ट्रिप्स रिक्वायरमेंट होंगे फॉर हॉलिंग दिस सॉइल फॉर कॉम्पैक्टिंग 100 मीटर क्यूब फिल ऑफ द एम्बैंकमेंट? ठीक है, तो कितना ट्रिप लगेंगे आपको कैलकुलेट करना, और कैपेसिटी कितनी है सर? 6 मीटर क्यूब कैपेसिटी उस ट्रक की। चलिए बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। अरे सर, सबसे पहले तो ये वॉल्यूम दे रखा है ना हमारे को। ठीक है, ये फिल का वॉल्यूम दे रखा है, तो सबसे पहले V1 तो दे रखा है, और उसका गामा वन दे रखा है। तो V2 आप कैलकुलेट, गामा टू आपको गिवन है बोरोड एरिया का, तो वहां से आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करो। वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे सर किससे? कैपेसिटी से। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्रिप्स आ जाएंगे आपके। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जल्दी से बताइए फास्ट। टाइम विल बी स्टॉप। टाइम विल बी स्टॉप कर देते हैं, अब काफी है। देखिएगा, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। क्या है वो? V1 गामा वन बराबर V2 गामा टू। देखिएगा, V1 गामा वन, V1 कितना है सर? एम्बैंकमेंट फिल इज कॉम्पैक्टेड, एम्बैंकमेंट का कितना है सर? 18 किलोटन पर मीटर क्यूब है क्या यूनिट वेट। और यहाँ पे देखो, ये लिख रखा है ट्रक होल्डिंग कैपेसिटी 100 मीटर फिल ऑफ द एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम भी दे रखा है, मीटर क्यूब क्या है सर? वॉल्यूम हो गया एम्बैंकमेंट का, जिसको मैंने बोल दिया V1। और एम्बैंकमेंट का ही सर क्या है? यूनिट वेट है गामा वन। तो V1 गामा वन की वैल्यू 100 इंटू 18। V2 वॉल्यूम आपको क्या निकालना है सर? बोरो एरिया का, उस एरिया का आपको वॉल्यूम निकालना है जिसकी डेंसिटी कितनी है सर? गामा टू दे रखा है 15। तो गामा टू की वैल्यू सर 15 गिवन है। तो वॉल्यूम कितना निकल जाएगा? 100 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 18। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा सर इसका? आई थिंक 120 मीटर क्यूब आएगा। देखिए 120 मीटर क्यूब आ रहा है क्या? जल्दी से देखिए, बिल्कुल सही प्रद्युमन, 120 आ रहा है। तो सर ये तो केवल वॉल्यूम निकला है। किसका? वॉल्यूम ऑफ दी बोरोड एरिया। जैसे ये था आपका गामा टू, इसका V2 हो गया कितना सर? 120 मीटर क्यूब हो गया आपका वॉल्यूम। अब क्या करना है सर? नंबर ऑफ ट्रिप्स कैलकुलेट करने हैं। यहाँ साफ साफ लिख रखा है सुनहरे अक्षरों के अंदर कि नंबर ऑफ ट्रिप्स कैन बी कैलकुलेटर। एक ट्रक की कैपेसिटी है 6 मीटर क्यूब, तो कितना चक्कर लगेंगे? तो नंबर ऑफ ट्रिप्स 120 डिवाइड बाय 6, तो 6 टू जा 12 और 0 की 20 ट्रिप्स लगेंगे। तो कितना हो गया आंसर? सी। सभी का क्लियर हुआ? 93 का 120 नवीन, बिल्कुल 120। तो क्या होगा सर? वॉल्यूम हो गया और नंबर ऑफ ट्रिप्स। तो एक ट्रक की कैपेसिटी 6 मीटर क्यूब डिवाइड कर देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा सर? हमारे ट्रिप 20 ट्रिप्स हो जाएंगे। चलिए, तो इस रिलेशनशिप को याद रखिएगा, ऐसा जब क्वेश्चन आता है आपका, इस रिलेशनशिप को याद रखना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, मैच करना है सर, मैच करने में तो हम बिल्कुल महारथी हो चुके हैं। तो बताइए, मैच करिए फटाक से, और ABCD के सामने अपने रेस्पेक्टिव आंसर लिखेगा। 3 2 4 1 1 2 3 4 जो भी आपका है, फिर मैच करेंगे अपन आंसर से, देखते हैं सही है कि नहीं है। वाइब्रेटरी रोलर, शिफ्टेड रोलर, फ्रॉग हैमर एंड वाइब्रो फ्लोटेशन। बताइए। अरे अगर एक दो चीजें भी पता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। 95 की बात कर रहे हैं, 95 है ना ये? नहीं, 94। बताइए क्या सीक्वेंस होगा? वाइब्रेटरी रोलर सर किसके लिए होता है? सर आपने पढ़ाया था सेंट्स के लिए होता है, और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है?
शीप फुटेड रोलर, सर ये तो क्रश रॉक एंड ग्रेवल्स के लिए होता है। 2413 आ गया आंसर, 2413 आ गया। शीप फुटेड रोलर सर किसके लिए होता है? क्रश रॉक एंड ग्रेवल्स के लिए होता है। फ्रॉग हैमर एंड वाइब्रो फ्लोटेशन, बताइए। 2413। बाकी स्टूडेंट जल्दी से, लास्ट 20 सेकेंड्स, बस 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देंगे, जल्दी से बताइए। अब जो आपने लिखा है, तो कई बार क्या होता है कि सर हमारे को जो पता होता है उससे आंसर थोड़ा वेरी कर जाता है, तो अब क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा वहां चेक करेंगे उस ऑप्शन के अंदर, तो वहां से देखेंगे तो क्लैरिफाई आपको और ज्यादा होगा। हाँ, 3412 एंड 2413, देखिए थोड़ा सा दिक्कत है। 4141 सभी का क्लियर है, मतलब बी का क्या होगा सर? कॉम्पैक्टेड क्ले के लिए होगा। शी फुटेड रोलर, हाँ बिल्कुल सर, शी फुटेड रोलर तो क्ले के लिए होता है ना, मैं स्मूथ व्हील समझ गया था, स्मूथ व्हील क्रश के लिए होता है, शी फुटेड क्ले के लिए होता है, बिल्कुल सही। चलिए स्टॉप, देखते हैं अब किसका सही है। देखिए इसको थोड़ा सा स्क्वीज करिए, यहाँ ऑप्शन लिखते हैं 4213 4231, ठीक है। देखिएगा 94 की बात कर रहा हूं, 94 का आंसर देखिए 2413 लिख रहे हैं कौन? नवीन। और 3412 लिख रहे हैं प्रद्युमन। सर 3412 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, तो 2413 तो है। अब क्या देखते हैं 2413 सही है, देखिएगा। सबसे पहले सर हमको बताया शीप फुटेड रोलर, क्या बोला है सर? 2413, यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन को, 2413 ये ऑप्शन होगा। देखते हैं क्या होगा, क्या सही होगा क्या, देखते हैं। शीप फुटेड रोलर सबसे पहले हमारे को पता है कि सर बी का आंसर क्या होगा? क्ले सॉइल के लिए होगा, तो बी का हो गया 4, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो बी का 4, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए, वाइब्रेटरी रोलर इज यूज फॉर दी, अरे रोड, कॉम्पैक्टेड रोड, वाइब्रेटरी रोलर कॉम्पैक्टेड रोड एंड एम्बैंकमेंट ऑफ द सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के लिए होता है, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका ए का 2, ए का 2 हो गया, वेरी गुड। फ्रॉग हैमर एंड वाइब्रो फ्लोटेशन, अरे सर ये क्या है? कन्फाइनिंग एरियाज के अंदर होता है। फ्रॉग हैमर का यूज होता है आपका टू कॉम्पैक्ट सॉइल इन द कन्फाइंड एरियाज और एट द कॉर्नर, कॉर्नर्स के अंदर, कन्फाइंड एरियाज के अंदर अपन फ्रॉग हैमर का यूज करते हैं। सी का 1 हो गया, बिल्कुल। तो वाइब्रो फ्लोटेशन क्या हो गया? डेंसिफाई द सैंड सॉइल एवर लार्ज डेप्थ। वाइब्रो फ्लोटेशन क्या होता है सर? पाइल्स होती है, ठीक है, सैंड पाइल्स होती है जो क्या कर डेंसिफाई द सैंड सॉइल ओवर अ लार्ज एरिया एंड टू अ लार्ज डेप्थ, तो डेंसिफाई करने के लिए काम आता है। तो डी का क्या हो गया आपका? 3 हो गया, बिल्कुल सही है। तो 2413 इज करेक्ट आंसर। तो क्या हो गया आंसर? 2413 इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए जल्दी बताइए 95 का आंसर। योर टाइम स्टार्ट नाउ, केवल 30 सेकेंड्स देंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सॉइल इज कॉम्पैक्टेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट हायर कॉम्पैक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस हाईएस्ट इंक्रीज इन डाई डेंसिटी? 95 का, 95 को बताइए फास्ट, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स एंड योर टाइम विल बी स्टॉप। अरे क्या बोल रहा है? कुछ अजीब सा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सर कुछ अजीब सा ही क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है हमारे को भी। बट अ सॉइल इज कॉम्पैक्टेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एट अ हायर कॉम्पिटिटिव, अरे जब कॉम्पिटिटिव एफर्ट बढ़ाएंगे, क्या बोल रहा है, क्या होगा जब हायर कॉम्पिटिटिव एफर्ट लगाएंगे? तो हायर ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होगी सर, ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा सर? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का डिक्रीज होगा। तो ऐसा कुछ नहीं लिख रखा, पर क्या आप मानेंगे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट विल बी डिक्रीजेस? तो सॉइल को कॉम्पैक्ट करने से विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या होगा सर? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज। बाकी ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम, वेट साइड सर ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं, सचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट, तो क्या होगा सर? 95 का मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन 96 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोर्स सैंड इज more than a million times permeable than a highly plastic clay. The permeability depends on the nature of soil and not on the property of liquid flowing through a soil. A sample of sand and a sample of clay have the same void ratio. Both samples will exhibit the same permeability. Permeability of the soil decreases as the effective stress increases. बताइए कौन सा करेक्ट है इसके अंदर से? अरे सर गलत निकाल लीजिए, अगर गलत अगर आपने फाइंड कर लिया तो चीजें वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी, चीजें वहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। जल्दी से बताइए 96 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बताइए 96 का, फास्ट।
अरे गलत अगर जब फाइंड आउट कर लेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। नवीन कुमार का आंसर सबसे पहले आया। लास्ट 10 सेकेंड्स बस, इससे ज्यादा नहीं देंगे। अरे गलत एलिमिनेट करिए, आंसर आ जाएगा अपने आप आपका। गलत को एलिमिनेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। वेरी गुड। स्टॉप करते हैं, टाइम विल बी स्टॉप। चलिए, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, देखिएगा। गलत देखते हैं। द परमिएबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉइल। बिल्कुल सर, नेचर ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगी। कोर्स ग्रेन के लिए अलग होती है, फाइन ग्रेन के अलग होती है, क्योंकि ग्रेवल, सैंड, सिल्ट के लिए सभी की अलग अलग वैल्यू लिखाई थी। हाँ सर, सही बोल रहा है। बट नॉट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अरे सर बिल्कुल डिपेंड करती है। कैसे? कोजेनी कर्मन इक्वेशन से। प्रोबेबिलिटी 1 में के गामा डब्ल्यू बाय म्यू ई क्यूब अपॉन में 1+e/d10 का होल स्क्वायर। सर यहाँ पे देखिए तो सही, यहाँ पे आप देखिए प्रोबेबिलिटी किस पर, विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रही है। बिल्कुल डिपेंड कर रही है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड होती है गामा, और विस्कोसिटी क्या सर, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, तो ये बोला नॉट, तो ये गलत हो गया। अरे सर ट्रू गलत होगा, टू को अलग हटाइए यहाँ से, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे। अब या तो आंसर होगा सी या होगा बी। अ सैंपल ऑफ सैंड एंड अ सैंपल ऑफ क्ले हैव द सेम वॉइड रेशियो, बोथ सैंपल विद एग्जिबिट द सेम परमेबिलिटी। अरे हो ही नहीं सकता है। सैंड और क्ले जब होगा दोनों की परमेबिलिटी सर क्या होती है, अलग होती है। थ्री भी हटाइए, तो थ्री एलिमिनेट कर दिया यहाँ से, तो क्या बच गया सर? अब ये थ्री भी हो गया, तो ये ऑप्शन भी गया यहाँ से, ये भी गया, ये भी गया, तो क्या हो गया? ए। अरे सर बिल्कुल सही है, ए। कैसे? कि कोर्स सैंड इज मोर देन अ मिलियन टाइम्स सॉल्युबल देन द हाई सैंड, क्योंकि कोर्स सैंड मतलब बात करते हैं ग्रेवल की, तो 1 होता है, और क्ले की बात करें 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो कितना डिफरेंस हो गया था? मिलियन टाइम्स से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस एज द इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर। बिल्कुल सर, इफेक्टिव स्ट्रेस जब बनाएंगे परमेबिलिटी क्या होती है सर? डिक्रीज होती है। ठीक है, क्लियर हो सभी को? वेरी गुड। तो आंसर क्या है? सी। करेक्ट। समझ में आया सभी को? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिएगा। ये क्वेश्चन कर चुके हैं, देखते ही बता दीजिए। केवल 10 सेकंड्स का टाइम है, तो 30 सेकंड्स देते हैं, जल्दी से बताइए फास्ट। रिकॉल हुआ कुछ चीजें, ये पढ़ चुके हैं वही है, बताइए। इन अ फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट ऑन अ सॉइल, द टाइम टेकन फॉर द हेड टू फॉर्म H0 to H1 is T. The test is repeated with the same initial head H0. The final head H is noted as time T/2. The equation is given by, बताइए क्या होगा 97 का? अरे सर होता तो है क्या, जल्दी से बताइए फास्ट। 97 का 97 का जल्दी से बताइए। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, स्टॉप करिए। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक फॉलिंग हेड टेस्ट किया प्रोबेबिलिटी का, लैब टेस्ट होता है जिसके अंदर टाइम लगा हेड को फॉल होने में, कहां से? H0 से H1 फॉल होने में कितना टाइम लगा सर? T टाइम लगा। द टेस्ट इज रिपीटेड विद द सेम इनिशियल हेड H0 एंड फाइनल हेड, सर H होगा, टाइम कितना नोट हो सर? T/2 लगा। द फॉलोइंग इक्वेशन विल गिव्स द रिलेशन बिटवीन द H0 एंड H1। और तो ये H0 कितना होगा? H0 जब होता है रिलेशन होता है H0 इंटू H1 का, H0 इंटू H1, ये होता है अंडर रूट H0 इंटू H1। ठीक है, H डैश कितना हो जाएगा? H0 इंटू H1 हो गया। क्लियर हुआ सभी को? ये होगा बेटा, ये अंडर रूट में होता है। ठीक है, चलिएगा। टर्जागी, अरे सर टर्जागी तो कई बार पढ़ चुके हैं। टर्जागी में तो अब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए बता देंगे, तो बता दीजिए। टाइम फटाक से स्टार्ट किया आपका टाइम, और देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। वेरी गुड, बताइए फास्ट। इन वन डायमेंशनल टर्जागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन proposed by टर्जागी derived its name due to the fact that, अरे assumption ही पूछता है हमेशा, assumption ही पूछेगा। Only vertical dimension of the soil sample is used for consolidation test and lateral dimension are neglected. Water in the soil sample is conventional consolidometer escape in the lateral direction, resulting into settlement only in vertical direction. Normal stress on the sample is applied in only one direction, or lateral movement of the soil grains are not permitted across any vertical boundary, resulting in only vertical settlement to account to decrease in the volume due to the escape of water from the soil sample. अरे सब चीजें लगभग सभी सही हैं, तो क्या बोलेंगे? जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी बस वो बोल देंगे। अरे सर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी वो बोल देंगे। क्या बोल रहे हैं? पहला क्वेश्चन पॉइंट समझ को आया सभी को? 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए था, पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए था। प्रद्युमन, वेरी गुड, आंसर आ चुका है प्रद्युमन का। सर अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, जिसका आंसर डी है वो सभी सही हैं। वो क्या है सर? सभी सही हैं। बिल्कुल, स्टॉप करिए टाइम। देखिए, अगर टर्जाकी की बात करें तो कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, और बहुत कुछ आपको पता भी है कि यूनिडायरेक्शनल होता है, लेटरली उसको कन्फाइन कर देते हैं, और वर्टिकल स्ट्रेस लगता है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगेगा, और वाटर एक्सपेल आउट होगा, और सॉइल मास में क्या होगा सर? डिक्रीमेंट होगा। ये सब चीजें इससे रिलेटेड अपन ने बताई है। अब देखिएगा, यहाँ पे वो सब चीजें लिखी हुई है जो मैंने बोला अभी।
ओनली वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द सॉइल सैंपल इज यूज्ड फॉर द कंसोलिडेशन टेस्ट एंड लेटरल डायमेंशन आर नेग्लेक्टेड। बिल्कुल, वर्टिकल डायमेंशन साइड में तो क्या करते हैं, कन्फाइन कर देते हैं, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। बिल्कुल सही कह रहा है। वाटर इन द सॉइल सैंपल इज कन्वीनियंटली कंसोलिडोमीटर एस्केप इन द लेटरल डायरेक्शंस रिजल्टिंग इन द सेटलमेंट ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। सेटलमेंट तो वर्टिकल डायरेक्शन होगा, तो एस्केप वाटर लेटरल डायरेक्शन में होगा? नहीं सर, लेटरल में नहीं होगा, वो भी किस में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा। नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सैंपल इज अप्लाइड इन दी ओनली इन वर्टिकल। बिल्कुल सही, नॉर्मल स्ट्रेस वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगेगा। ये डायग्राम देखा था ना आपने टर्जा की वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी के अंदर, ये सॉइल को कन्फाइन कर देते हैं और ये आपका सॉइल मास है, और ऊपर से क्या लगाएंगे सर, स्ट्रेस लगाना स्टार्ट करेंगे, केवल वर्टिकल डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन होगा ये टेस्ट। तो देखिए लास्ट जो पॉइंट है वो सबसे अप्रोप्रिएट, लेटरल मूवमेंट ऑफ सॉइल ग्रेन्स आर नॉट परमिटेड अक्रॉस एनी वर्टिकल बाउंड्री। वर्टिकल बाउंड्री को लेटरल मूवमेंट परमिटेड है क्या, सर नहीं है, क्योंकि कन्फाइन कर दिया है। पहली बात बिल्कुल सही है सर, ना वर्टिकल बाउंड्री के अकॉर्डिंग लेटरल मूवमेंट अलाउ नहीं है, नहीं सर बिल्कुल अलाउ नहीं है, नॉट परमिटेड लिख रखा है। ओनली वर्टिकल सेटलमेंट टू अकाउंट फॉर द डिक्रीज इन वॉल्यूम। बिल्कुल सर, सेटलमेंट कैसा होगा जब, अरे यहाँ से जब अलाउ ही नहीं है, सेटलमेंट कैसा होगा सर, वर्टिकल सेटलमेंट होगा डेल एच। वर्टिकल सेटलमेंट होगा मतलब क्या, ड्यू टू द एस्केप ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल। अरे सर कंसोलिडेशन के अंदर क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है। बिल्कुल, तो आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड, सभी का आंसर आ चुका है, नवीन प्रद्युमन, वेरी गुड, आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। देखिए, बताइए, ये कुछ अलग है, फिर भी देखिए बनता है तो बताइए, नहीं तो अपन बताएंगे यहाँ पे। 99 का क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए आंसर क्या होगा। फिल्टर्स दे रखे हैं और बता रखा है कहाँ पे यूज करा जाएगा। बताइए। क्वेश्चन नंबर 99 की बात हो रही है, 99 का आंसर क्या होगा। नाइनटी नाइन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। डी का 3 कंफर्म है, डी का 3 कंफर्म है, बिल्कुल बेटा डी का 3 होगा। सैंड कॉलम्स, सैंड कॉलम्स इज रिड्यूस डैमेज ड्यू टू लिक्विफेक्शन ऑफ सैचुरेटेड ग्रैनुलर सॉइल ड्यूरिंग अर्थक्वेक। बिल्कुल सही है, डी का 3 कंफर्म है, तो आपका बिल्कुल सही है, डी का 3 सही है। और बताइए फास्ट जल्दी से। अगर डी का अगर आपको कंफर्म है तो एक चीज मैं बताता हूं, उससे आपका क्या पता क्वेश्चन बन जाए। 99 का सी बता रहे हैं, तुक्का नहीं मानना बेटा, 99 का सी नहीं होगा, 99 का डी होगा। देखिए कैसे, 99 का आंसर होगा अपना डी। सर बोला कि सैंड कॉलम्स, सर सैंड कॉलम जिसको बोलते हैं वर्टिकल सैंड रेंस, वही उसी तरह का कंसेप्ट होता है इसके अंदर भी, जिसमें से जब आपका वाटर जल्दी से पास आउट करेगा तो लिक्विफेक्शन इंसिडेंट को क्या करेगा सर, प्रिवेंट करेगा। तो रिड्यूस द डैमेज ड्यू टू द लिक्विफेक्शन ऑफ द सैचुरेटेड ग्रैनुलर सॉइल ड्यूरिंग अर्थक्वेक, उससे प्रिवेंट करता है ये। तो डी का 3 हो गया, डी का 3 तो मतलब सी या में से होगा, तो ये इसको एलिमिनेट करिए, इसको एलिमिनेट करिए। अब आंसर हमारे को दिखाए तो सी होगा, डी, क्योंकि डी का 3 हो गया। वेरी गुड। अब मैंने बोला रिप रैप जो होता है, ये रिप रैप कहाँ पे यूज होता है, जल्दी से बताइए। रिवर बैंक में यूज होता है। रिप रैप इज यूज इन द रिवर बैंक, रिवर बैंक के किनारे पे इरोजन ऑफ द रिवर फ्लो। यहाँ पे अपन एक बाउंड्रीज बनाते हैं रिवर के किनारे पे, किनारे के ऊपर, ताकि यहाँ से लगातार पानी के मूवमेंट से इरोजन ना हो, पार्टिकल क्या करें इसका फ्लो ना करें। तो इसके लिए बी का 1 होता है, तो बी का 1 हो गया, अभी भी क्वेश्चन ना बन पाया, बी के 1 से भी क्वेश्चन ना बन पाया। अब बात करें सर इन्वर्टेड फिल्टर का। इन्वर्टेड फिल्टर, अरे जो फिल्टर बताया था डैम के अंदर, ये जो डैम था, इस डैम के अंदर फिल्टर बताया था, ये फिल्टर लगता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फिल्टर, आर यूज्ड टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ फाइन सॉइल्स बाय द सीपेज। अरे ये तो सर सभी को पता है, अरे ये पता था तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए था ना यार। ये पता है, अगर ये पता है, दो चीजें पता है तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। बताया था इन्वर्टेड फिल्टर और कट ऑफ वॉल का यूज करते हैं, इन्वर्टेड फिल्टर और कट ऑफ वॉल का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है आपका, इन्वर्टेड फिल्टर क्या करता है, यहाँ से जो पाइपिंग होती है इसके द्वारा क्या होता है, सैंड साथ में जाती है, उस सैंड को क्या करेगा, रोकेगा, केवल वाटर को फ्लो करेगा, तो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फिल्टर टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ फाइन सॉलिड्स बाय द सीपेज वाटर। पाइपिंग कंडीशन में जब वाटर के साथ क्या सेडिमेंट्स फ्लो करते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स को इन्वर्टेड फिल्टर क्या करता है, रोकता है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो क्या हो गया आंसर, और फिर देखिए क्ले का, क्ले का क्या होगा, ये बचा हुआ ये टू रिड्यूस द सीपेज ऑफ द वाटर थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थन डैम, अर्थन डैम की बॉडी को रिड्यूस करता है सीपेज क्ले कोर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन। क्लियर सभी को, वेरी गुड। इन्वर्टेड फिल्टर याद रखिए, रिप रैप याद रखिए, रिवर बैंक्स पे होता है, और सैंड कॉलम्स और लिक्विफेक्शन से बचाता है। क्लियर हुआ, जब 3 याद है तो क्ले कोर अपने आप हो जाएगा आपका अर्थन डैम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए, बताइएगा आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बोला है? फॉर अ सर्टेन लोडिंग कंडीशन अ सैचुरेटेड क्ले अंडरगोज 40% कंसोलिडेशन इन अ period of 178 days. What will be the additional time required for the further 20 degree of consolidation to occur? टाइम कितना रिक्वायर्ड लगेगा? 40% कंसोलिडेशन हो चुका है और 20 डिग्री कंसोलिडेशन और होगा तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? सबसे पहले इसका रिलेशनशिप पता है, टीवी इक्वल्स टू सीवी टी अपॉन में डी स्क्वायर, उससे निकलेगा इसका। चलिए बताइए, रिलेशनशिप अगर आपको पता है तो आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। रिलेशनशिप अगर पता है तो आंसर बन जाएगा। अच्छा क्लू दूं क्या थोड़ा सा? दे तो दिया, टीवी इक्वल्स टू सीवीटी अपॉन में डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सीवीटी अपॉन में डी स्क्वायर। तो वहां से क्या देखना है सर? रिलेशन निकालना है हमारे को टाइम पीरियड के अंदर, मतलब स्मॉल टी और किसके रेस्पेक्ट में? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो फिर आप देखिए टीवी का रिलेशन क्या होता है? पाई बाय 4 ऑफ यू स्क्वायर। तो यू और टीवी में रिलेशनशिप दिख गया सर, कैसा होगा? टीवी इज इक्वल टू यू का सर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्लियर हुआ सभी को? आंसर आ चुका होगा 100 का। वेरी गुड। क्या आ रहा है आंसर? 100 का आंसर। अरे तो आपने तो ये T2 निकाला है, ये क्या पूछ रहा है? अरे ईएससी का क्वेश्चन है बेटा, ईएससी का क्वेश्चन है। जल्दीबाजी नहीं करना, आप जो आंसर निकालेंगे वो आंसर इसमें मिलेगा। प्रद्युमन पहले भी गलती करी है, दोबारा फिर गलती कर रहे हैं। यहां पढ़िए क्वेश्चन को। व्हाट वुड बी द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर? द एडिशनल टाइम आपने जो निकाला है वो टोटल टाइम निकाल दिया बेटा 60 डिग्री का। वो पूछ रहा है एडिशनल टाइम। अरे तो इतना तो पहले लग रहा था, जो आया आपका 400.5 उसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है? तो बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करिए, ईएससी का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करिएगा, नहीं तो आंसर हमेशा गलत आएगा, हमेशा गलत आएगा। तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखिए। बिल्कुल आप सही है, वेरी गुड। प्रतिबंध का आंसर आ गया है 22 222.5। बिल्कुल सही है, बी नवीन एंड प्रद्युमन, वेरी गुड। अब देखिए सर रिलेशनशिप, जिसको आ गया समझ में ठीक है, जिसको नहीं आया वो देखिएगा कि जैसा भी टाइम अगर मेरे मन में आता है तो मेरे को फॉर्मूला याद आता है टाइम फैक्टर का। टीवी इज इक्वल टू सीवीटी अपॉन में डी स्क्वायर का फॉर्मूला याद आता है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? टीवी जो है सर इस टाइम फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। टाइम फैक्टर नहीं, टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, कितना टाइम लगेगा कंसोलिडेशन के अंदर, ठीक है? वेरी गुड। और टीवी का फॉर्मूला दूसरा याद आता है सर, पाई बाय 4 ऑफ यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से क्या निकल गया सर? टीवी टीवी दोनों सेम है, तो टी इज डायरेक्टली टू यू स्क्वायर। तो इसको याद रखिएगा आप, निकालना मैंने सिखा दिया, इन दोनों स्टेप से निकलता है ये आपका। पर क्या टी का सर यू स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अपन क्या लिख देंगे सर? T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू U2 स्क्वायर बाय U1 का, दोनों का होल स्क्वायर लिख दूं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है सर? ये पूछ रहा है कि एडिशनल टाइम कितना लगा। सबसे पहले मुझे टाइम तो पता चले कि जो 20 डिग्री एडिशनल कंसोलिडेशन किया था उसमें टोटल टाइम कितना लगा। तो T2 निकालना, T1 तो पता है 178 डेज गिवन है, T2 निकालो। T2 ऊपर लिख दिया मैंने, तो T2 क्या हो गया देखिए, T2 इज इक्वल टू U2 बाई U1। U2 सर 20% और ऐड किया है, तो सर क्या है वैल्यू है सर? U1 की वैल्यू है और ये T1 की वैल्यू है। तो U2 क्या हो गया सर? U2 हो गया आपका 40 प्लस 20, एडिशनल कितना? तो 60% हो गया सर। U2 कितना हो गया? 60%। तो 60 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे सर? 40 का होल स्क्वायर इंटू T1 इधर चला गया, T1 कितना? 178 डेज था, तो T2 निकल के आ जाएगा 400.5 डेज निकल के आएगा। ये तो सर टोटल टाइम निकला, मतलब इस U2 को, मतलब 60 डिग्री कंसोलिडेशन को होने में कितना टाइम लगता है सर? 400.5 डेज लगता है, इतने दिन लगते हैं। पर उसने पूछा ही नहीं है, उसने क्या पूछा है वो याद रखना है अपने को। उसने पूछा है व्हाट वुड बी द एडिशनल टाइम, कितना एडिशनल टाइम? अरे इसमें लग गया था 178 डेज, 40 के अंदर 178 डेज लग गया था, 20 अगर और ऐड किया तो 60 में कितना डेज लगेगा? तो माइनस कर देंगे ना सर, T2 माइनस T1 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो 400.5 माइनस T1 कितना? 178 डेज विच इज इक्वल टू 222.5 डेज। आंसर आ गया हमारा कितना? बी ऑप्शन। क्लियर हुआ? तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो हर क्वेश्चन आपका क्या होगा बेटा?
गलत ही होना है, गलत ही होना है। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। सभी को समझ में आ चुका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग 101 का देखिएगा, योर टाइम स्टार्ट्स। बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द shear स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल एट पॉइंट एक्स। एट पॉइंट एक्स कहां दिख रहा है सर? ये रहा एक्स। नहीं दिख रहा हो तो देखिए एक्स है यहाँ पे, ठीक है। एट पॉइंट एक्स एंगल ऑफ shear resistance of the soil is phi and the symbol gamma w, gamma saturated, gamma submerged, gamma dry for unit weights of the water, saturated soil, submerged and dry soil। तो क्या एक्सप्रेशन होगा? अरे shear strength की बात कर रहा है, क्वेश्चन का एक्सप्रेशन बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या आ रहा है आंसर? 101 का डी बी, डी बी कैसे आ रहा है बेटा? डी या बी कैसे आ रहा है ये बताना है आपको केवल। चलिए हो गया डन। सबसे पहले तो देखिए एक कंसेप्ट जो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, क्या बोल रहे हैं, तो ये कहना चाह रहा है आपको कि वाटर टेबल देखिए दोनों में सेम है। वाटर टेबल अगर हमारी सेम है सर, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। अरे तो फ्लो ही नहीं करेगा ना। अरे हाई हेड से लो हेड की तरफ फ्लो करता है, जब वाटर टेबल अगर सेम लेवल पे तो फ्लो नहीं करेगा। अगर फ्लो नहीं करेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गया। तो अब क्या निकालना है हमारे को? टोटल स्ट्रेस निकालेंगे और माइनस कर देंगे आपका पोर्टर प्रेशर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा आपको निकालना है। सिग्मा क्या हो जाएगा सर हमारा? देखिएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो मतलब फ्लो नहीं करेगा, नॉट इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो। अपन क्या करेंगे? फ्लो नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा आपका, क्योंकि सेम वाटर लेवल पे है। तो देखिए सिग्मा का टोटल स्ट्रेस निकालें, रेड पेन से दिखेगा आपको आई थिंक। सिग्मा जब अपन निकालें तो होता है टोटल स्ट्रेस। सिग्मा देखिए, ये वाटर है यहाँ पे, बिल्कुल, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच वन सर्च चार्ज की तरह एक्ट करेगा। सर्च चार्ज की तरह एक्ट करेगा सॉइल मास के ऊपर। ये सर हमारी सॉइल मास है, ये सॉइल मास है पूरी, ठीक है। देखिए दूसरा, प्लस सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल, गामा वाटर की जगह तो क्या बोलेंगे? गामा सैचुरेटेड, किसमें? इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते तब सबमर्ज बोलते हैं, अभी सैचुरेटेड कहेंगे। सैचुरेटेड क्योंकि गामा डब्ल्यू माइनस करना है इसके अंदर, इनटू एच। तो ये तो हो गया सर टोटल स्ट्रेस। पोर प्रेशर कितना हुआ? वाटर की हाइट कितनी है सर? गामा डब्ल्यू एच वन प्लस एच। इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल दीजिए कितना आ रहा है, बताइए। गामा डब्ल्यू एच वन प्लस गामा सैचुरेटेड एच माइनस वाटर प्रेशर होता है, माइनस का गामा डब्ल्यू एच वन माइनस गामा डब्ल्यू एच। तो क्या दिख रहा है सर? गामा डब्ल्यू एच यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। गामा डब्ल्यू एच वन कैंसिल आउट हो गया, एच वन है, गामा डब्ल्यू एच वन से एच वन कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया सर? गामा सैचुरेटेड एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, ठीक है। ये गामा डब्ल्यू इंटू एच ही रहेगा। अब एक चीज कौन सी बची सर? एक हमारी यहाँ से गामा डब्ल्यू इंटू एच और गामा डब्ल्यू गामा सैचुरेटेड एच, तो क्या होगा? सैचुरेटेड गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, गामा सैचुरेटेड गामा सबमर्ज इंटू एच हो गया। तो क्या हो गया? टॉ इज इक्वल टू एस प्लस एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। क्या लिखेंगे? एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। बताइए जल्दी से क्या होगा? सिग्मा एन टेन फाइव कितना हो जाएगा सर? सिग्मा एन हो जाएगा गामा सबमर्ज इंटू एच टेन फाइव, गामा सबमर्ज इंटू एच टेन फाइव, एस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो गामा सबमर्ज इंटू एच टेन फाइव क्या होगा आंसर आपका?
सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। क्लियर सभी को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कर तो चुके हैं ये, कर तो चुके हैं ये क्वेश्चन। A shear test was conducted on a soil sample. At failure, the ratio of sigma 1 minus sigma 3 divided by 2 to sigma 1 plus sigma 3 divided by 2 is equal to the unity. So which of the following shear test is considered? अरे बहुत बात क्या कर रहे हैं कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 को बराबर हो जाए, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अगर बराबर हो जाए तो कौन सा टेस्ट कंसिडर करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करेंगे? सिग्मा 3 जीरो बोल रहे हैं आप, कहने में क्या बात करें, आप सिग्मा 3 को जीरो बोल रहे हैं। अगर सिग्मा 3 जीरो होगा मतलब कन्फाइनिंग प्रेशर अगर हमारा जीरो हो गया तो क्या बोलेंगे? अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट बोलेंगे ना इसको। इसको क्या बोलेंगे सर? अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, क्योंकि सिग्मा 3 यहां से जीरो हो जाएगा, माइनस और प्लस, तो सिग्मा 3 अगर जीरो हो जाएगा मतलब कन्फाइनिंग प्रेशर जीरो किसमें था? ये प्रेशर नहीं लग रहा था किसमें? ये सिग्मा 3 वाली टर्म सर जीरो कर दी थी किसमें? अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, विच इज दी स्पेशल कंडीशन ऑफ ट्राइक्सियल टेस्ट। क्लियर सभी को? वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए फटाक से अपन सॉल्व कर दिए। चलिए आगे बताइए। इंस्टॉलेशन ऑफ सैंड, ये भी कर चुके हैं, जल्दी से बताइए फास्ट। यहीं पे देखिए 20 सेकंड के अंदर। The installation of sand drains in a clay soil cause the soil adjacent to the sand drains to undergo which of the following? Increase porosity, increase compressibility, decrease or shear strength और decrease in horizontal permeability। बताइए 103 का फास्ट कितना आंसर होगा? सर 103 का आंसर होगा हमारा सी। सी क्लियर हुआ? वर्टिकल सैंड ड्रेन्स क्या करता है? सर आंसर होगा हमारा सी। क्लियर हुआ सभी का? डिक्रीज इन हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी। नवीन कुमार वेरी गुड। 103 का क्या होगा? सी होगा, क्योंकि सैंड ड्रेन्स क्या करता है? परमेबिलिटी। सैंड ड्रेन्स वाटर को परमेबिलिटी के लिए फास्ट करने के लिए यूज करते हैं, बट ये डिक्रीज कर देगा हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिक्रीज कर देगा। वर्टिकल सैंड ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं अपन, परमेबिलिटी किसमें इंक्रीज हो जाएगी? वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल में क्या होगी सर? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, स्ट्रैप फुटिंग की बात कर रहा है, ध्यान से देखिए क्या कंसेप्ट होगा। देखिए, a step footing is to be provided for two columns as shown in the diagram given below. What is the length L of the left footing? Take width of the both the footing is 3.5 and shape bearing capacity 350। सर इसमें क्या दिख रहा है? इसमें जो रिएक्शन लिख रहा है वो इसेंट्रिसिटी पे लग रही है, कुछ एक्सिस से डिस्टेंस पे 1.2 मीटर पर। ये कहाँ लग रहा है सर? एक्सियल लग रहा है। ठीक है, बताइएगा 104 का। अरे मूवमेंट ले लो, बस क्या करना है, मूवमेंट ले लो। सोम का क्वेश्चन है, R2 और R1 की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद क्या करना है अपने को? उसके बाद हमारे को लेंथ निकल जाएगी। क्लियर हो? जल्दी से निकालिए R1 R2 की वैल्यू। मूवमेंट निकाल लीजिएगा। आंसर कितना आ गया सर? आंसर आएगा 2.95 आएगा, 2.95 आएगा। ठीक है, मूवमेंट निकाल लीजिएगा जल्दी से। सी आ रहा है, आंसर आएगा बेटा डी आंसर आएगा। ठीक है, देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। ऐसा क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं। क्या करना है सर? मूवमेंट निकाल लीजिए। एक तरह से बीम है आपकी, क्या बोला है सर? ये बीम है हमारी, जिस पे ये लोड लग रहा है, और ये जो लोड लग रहा है ये यहाँ पे रिएक्शन होगी, और यहाँ जो रिएक्शन है ये R1 है, और ये वाली जस्ट रिएक्शन है ये R2 है। लोड कितना लग रहा है? 4500 और 3000 किलोन्यूटन। किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट निकाल लीजिए। RA इंटू दिस इंटू दिस,
और यहाँ पे बाकी सब चीजें जीरो हो गई, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, R2 निकल जाएगा। ठीक है, R2 निकल जाएगा। या फिर अगर R2 भी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे, तो फिर इसके रेस्पेक्ट में ले लीजिए, तो R2 इंटू दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, तो RA खत्म हो जाएगा, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी। और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3000 प्लस 4500, 4 5 6 7, तो 7500। तो जो भी R2 की वैल्यू आएगी, कितनी आ रही वैल्यू, मैं बताता हूँ आपको। R2 की वैल्यू हमारी आ रही है 3879.31, 3879.31 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे पुट करेगा R2 की वैल्यू, तो यहाँ से R1 निकल जाएगा। जब R1 R2 निकल गया, तो फिर क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 3.5 से और 350 से। तो क्या निकल जाएगा आपका सर, हमारी विड्थ निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो लेंथ निकल के आ जाएगी, आपकी लेंथ आ जाएगी। क्लियर, तो आएगी 2.95। क्लियर, चले, ओके, आगे चलते हैं। देखिए, अजम्पशन की बात कर रहा है, राफ्ट फुटिंग के अजम्पशन की बात कर रहा है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिएगा, राफ्ट फाउंडेशन आर द बेस्ट टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन टू सपोर्ट हैवी स्ट्रक्चर। बिल्कुल सर, हैवी स्ट्रक्चर के लिए ऐसा सही है क्या, ये जो कहना चाह रहे हैं? अरे सर बिल्कुल सही है। राफ्ट फाउंडेशन क्या करेगा, टोटल एरिया को कवर कर लेगा, तो हैवी स्ट्रक्चरल लोड को भी ये बियर कर सकता है। और राफ्ट फाउंडेशन इज एबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट लोड कमिंग ऑन द वीक पॉकेट्स ऑफ द सॉइल below raft to the adjacent soil where the stress are less severe for the soil at that place. This reduce the chances of differential settlement। अरे जितना भी लिखा है ये तो सब एक्सप्लेन किया है। क्या काम होता है सर, काम होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट ना हो, डिफरेंशियल सेटलमेंट ना हो, यही तो काम होता है। वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा 105 का? नवीन बोल रहे हैं ए, आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि राफ्ट फाउंडेशन जो होती है, मैट या राफ्ट फाउंडेशन आर द बेस्ट शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन का टाइप है बिल्कुल, अगर डीप बोलता ना तब गलत बोलते हैं। शैलो फाउंडेशन जो सपोर्ट करेगा हैवी स्ट्रक्चरल लोड को, बिल्कुल सही है। अब देखिए, राफ्ट फाउंडेशन इसकी एबिलिटी होती है कि रिडिस्ट्रीब्यूट करता है वीक पॉकेट्स ऑफ सॉइल, ये सब कुछ चीजें सब कुछ सही है। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट एंड इंक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी। अरे जब डिफरेंशियल सेटलमेंट या बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना है, तो अपन राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कर देंगे। और ये क्या करेगा, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब ए इज करेक्ट एंड आर इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ध्यान से पढ़िए 106 को क्या कहना चाह रहा है। तो चीजें टफ नहीं है, चीजें बस ध्यान से पढ़ना है अपने को बस। द ड्रेन टेस्ट यूजिंग ट्राइएक्सियल, द ड्रेन टेस्ट यूजिंग ट्राइएक्सियल टेस्ट apparatus आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ ड्रेनेज ऑफ वाटर to the soil sample and hence the permeability of soil sample। ड्रेन टेस्ट का ट्राइक्सल के अंदर यूजफुलनेस क्या है, द स्टडी ऑफ ड्रेनेज ऑफ वाटर टू द सॉइल सैंपल हैंस द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल सैंपल। क्या ये करता है? अरे करता है क्या? अरे सर नहीं करता। ड्रेनेज टेस्ट का मतलब ये थोड़ी है परमेबिलिटी मेजर कर रहा है, वो तो shear स्ट्रेंथ मेजर करता है। द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इज अ इंपॉर्टेंट यूजफुलनेस इन एस्टिमेशन ऑफ लॉस ऑफ impounded वाटर टू परमेबिलिटी सॉइल लेयर बिलो द अर्थ डैम। बताइए। बिल्कुल नहीं, नो होगा, बिल्कुल सही बोल रहे नवीन। अरे सर ड्रेनेज टेस्ट, अरे शीयर स्ट्रेंथ के टेस्ट है सारे के सारे, ये परमिबिलिटी थोड़ी फाइंड आउट करते हैं। ये लिख रहा है कि परमिबिलिटी फाइंड आउट करेगा, हेंस परमिबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल। नहीं तो 106 का ए तो गलत है। अब देखिए बी, देखिए आर, देखिए 106 का बी देखिए, ए इज रॉन्ग एंड आर इज राइट। देखिए, पर ये जो इसने रीजन दे रखा है ना, इस रीजन से अपन क्या कह सकते हैं, द परमिएबिलिटी ऑफ अ सॉइल कैन बी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट वाटर। तो क्या परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है? बिल्कुल सर, जितना पानी लॉस होगा परमिएबिलिटी उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगी। बिल्कुल, टू द परमिएबल सॉइल लेयर बिलो द अर्थ डैम। बिल्कुल सही, ये चीज तो सही है। तो क्या ये परमिएबिलिटी के लिए, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन के अंदर ये गलत है, बट अगर इसका रेफरेंस करा जाए, अगर इसको रिलेट किया जाए तो परमिएबिलिटी निकाल सकते हैं। पर ये बुक में जो दे रखा है वो आंसर दे रखा है आपका बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जबकि ऐसा रिलेट होगा क्या? स्टडी ऑफ ड्रेनेज टू द वाटर, तो ये स्टडी तो कर सकता है। ड्रेनेज टेस्ट क्या कर सकता है? ड्रेनेज
ऑफ द वाटर की स्टडी कर सकता है। बिल्कुल सर, ये तो कर सकता है, ये पॉइंट सही है। और हेंस द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल सैंपल, तो क्या पता उससे रिलेट करके परमेबिलिटी निकाल लें, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है। स्टडी तो करता है सर ड्रेनेज टेस्ट के अंदर, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, प्लेट लोड टेस्ट। अरे सर, प्लेट लोड टेस्ट के बारे में सब कुछ पता है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बताइए, प्लेट लोड टेस्ट के बारे में बात है कुछ। देखिएगा, प्लेट लोड टेस्ट कैरिड आउट एट दिस साइट gives field test data which is useful in evaluation of bearing capacity and settlement. It is normally conducted at the level of the proposed foundation. 107 का बताइए। Second, plate load test is reliable because it reflects the true behavior of the foundation. And extended up to the large depth. 107 का बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। क्या प्लेट लोड टेस्ट एक फील्ड टेस्ट डाटा को देता है जो कि यूजफुल होता है आपको बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए और सेटलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। इट इज नॉर्मली कंडक्टेड ऑन द लेवल ऑफ द प्रपोज्ड फाउंडेशन। 107 का आंसर आना स्टार्ट हो गया सर। ए होगा, ए होगा, देखते हैं, देखते हैं ए होगा क्या। बात तो सर आपकी सही है, आप जो कह रहे हैं सर ये तो सही है कि प्लेट लोड टेस्ट जो होता है ये डाटा देगा आपको किसके अंदर, बियरिंग कैपेसिटी सेटलमेंट। दोनों के फॉर्मूले लिखे थे अपन ने, क्यू यू ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू क्यू यू ऑफ प्लेट, किसके लिए, क्ले के लिए, और क्यू यू ऑफ फुटिंग अपॉन में क्यू यू ऑफ प्लेट इज इक्वल टू बी ऑफ फुटिंग विड्थ ऑफ द प्लेट। ये बियरिंग कैपेसिटी के लिए था, किसके लिए, सैंड के लिए, और ये क्ले के लिए। इसी तरह सेटलमेंट के फॉर्मूले पे पढ़े थे, एस एफ अपॉन में एस पी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में बी पी क्ले के लिए, और एस एफ अपॉन में एस पी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में बी पी, और बी पी प्लस 0.3 और बी एफ प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो ये सेटलमेंट के फॉर्मूले थे और ये बियरिंग कैपेसिटी के, सर बिल्कुल। तो ये दोनों तो कैलकुलेट करता है। अब सेकंड देखते हैं, प्लेट लोड टेस्ट इज रिलायबल because it reflects the true behavior of the foundation stratum below the proposed level of the foundation and extending up to the large depth। अरे सर लार्ज डेप्थ तो एक्सटेंडिंग अप टू लार्ज डेप्थ, ये क्या रिलायबल है क्या? ये प्लेट लोड से रिफ्लेक्ट दी बिहेवियर ऑफ फाउंडेशन स्ट्रेटम बिलो द प्रपोज्ड लेवल ऑफ फाउंडेशन। अरे सर ये जो है ये रिलायबल नहीं हो सकता है ये रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आर फॉल्स है अपना, ठीक है। ए तो ट्रू है बट आर फॉल्स है, क्लियर हुआ। ये कैरेक्टरिस्टिक देता है आपको, कैरेक्टरिस्टिक देता है सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, ठीक है, क्लियर हुआ आपका। चलिए 108 को देखिएगा, ये बता सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हैं। एफिशिएंसी निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, केवल 30 सेकंड्स देंगे, फटाक से बता दीजिए फॉर्मूला। एफिशिएंसी की बात करें, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल फ्रिक्शन पाइल इज 200 किलो न्यूटन। व्हाट इज द टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ 9 पाइल्स विद ग्रुप एफिशिएंसी इज 0.8। अरे सर ग्रुप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दीजिए, फटाक से आंसर आपका सामने आ जाए। कितना होगा आंसर बताइए फास्ट। लास्ट डेप्थ के लिए कर दिया, हाँ लास्ट डेप्थ के लिए। चलिए बताइए, ग्रुप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाइए, एनजी ग्रुप एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्यू ऑफ अल्टीमेट लोड ऑन पाइल या क्यू ऑफ ग्रुप पाइल, लोड ऑन द ग्रुप पाइल डिवाइडेड बाय एन इनटू इंडिविजुअल पाइल पे लोड। ये होगा आपका फॉर्मूला, फटाक से लगा बताइए आंसर क्या आ रहा है जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। 108 का आंसर कितना आ रहा है जल्दी से बताइए। फॉर्मूला आपको बता दिए 1440 1440। क्या 1440 आंसर सही है किसका, 108 का, वेरी गुड, सही है, 1440 आंसर है आपका। चलिए फॉर्मूला क्या है सर, ग्रुप एफिशिएंसी नीटा जी, ठीक है, क्यू अल्टीमेट लोड ऑन द ग्रुप डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल नंबर ऑफ पाइल एंड क्यू अल्टीमेट लोड ऑन द सिंगल पाइल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पूछा था, लोड कैरिंग कैपेसिटी इंडिविजुअल पाइल गिवन है हमारे को, ये क्यूयूपी की वैल्यू गिवन है कितना, तो ये गिवन है 200। टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ग्रुप ऑफ 9 पाइल्स और एफिशिएंसी कितनी गिवन है 0.8। अरे तो हमारे को निकालनी है अल्टीमेट लोड इन द ग्रुप ऑफ द पाइल कितना होगा, एफिशिएंसी 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो क्या हो जाएगा सर, ये 8 9 72 72 इंटू 2 144 हो गया ना, 144 1440 हो गया, बिल्कुल सही आंसर सी हो गया, करेक्ट, किलो न्यूटन के अंदर। चले आगे, वेरी गुड। चलिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
बताइए क्या आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज अ रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ग्रेनुलर सॉइल। एसपीटी टेस्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल, सर एसपीटी टेस्ट तो ग्रेनुलर सॉइल के लिए ही होता है, बात तो सही कह रहा है। फॉर अ सैंड having the same relative density, n value remains the same at all depth. For a sand having all the same relative density, n values are different at different depths. अरे सर n की वैल्यू तो डिफर करेगी ना, बिल्कुल n की वैल्यू डिफर करेगी। और रिलायबल टेस्ट होता है कि मेजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल। जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। डी बोल रहे हैं सर, 1 और 3 होगा। चलिए क्या होगा, डी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिएगा सर, एन की वैल्यू सर डेप्थ के पर वेरी करेगी, जितना डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सॉइल सर स्टिफ हो रही है, तो नंबर ऑफ ब्लोस भी क्या होंगे सर, इंक्रीज हो जाएंगे। तो फॉर अ स्टैंड हैविंग द सेम रिलेटिव डेंसिटी एंड वैल्यू डिफर फ्रॉम द डिफरेंट डेप्थ, यहाँ लिखा है रिमेन सेम, तो सेम तो नहीं होगा, तो 2 को कैंसिल करिए, 2 2। अब सर आंसर 1 में से होगा या 3 में से होगा, अब बड़ा कंफ्यूजन है। थर्ड तो आंसर सही है, कहना क्या जाएगा, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज रिलायबल मेथड फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल। सर ये होता तो है, ये होता तो है, ये आंसर सही तो होगा, पर क्या लिख रखा है, देखिए लिख रखा है कि इट डज नॉट रिलेट डायरेक्टली विद दी एन। अगर जब तक एन नहीं पता होगा तब तक रिलेट नहीं कर सकते, तो इसके अकॉर्डिंग ये बोलना चाह रहा है कि आंसर क्या होगा हमारा। सर आंसर होगा केवल और केवल 3 होगा। इसने एक रीजन दे रखा है, और क्या रीजन क्या दे रखा है, दे रखा है रीजन कि आपका कि रिलायबल टेस्ट तो है बिल्कुल, पर जब तक आप एन की वैल्यू रिलेट नहीं करेंगे तब रिलेटिव डेंसिटी आपको पता नहीं चलेगी। तो ऐसा तो कोई रीजन है नहीं, चाहे तो आपका आंसर क्या होगा सर, हमारा आंसर 1 और 3 हो सकता है, बट एग्जामिनर ने आंसर केवल 3 माना है, क्योंकि उसका रीजन क्या बोल रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी जो होगा वो किसे रिलेट कर रखा है उसने, एन नंबर ऑफ ब्लोज। जब तक एन पता नहीं होगा तब रिलेटिव डेंसिटी क्लियर नहीं होता। यहाँ पे एन लिखा कहाँ है, अगर यहाँ अगर जनरलाइज फॉर्म में पढ़ा जाए तो आंसर सही है, ए भी सही है और 3 भी सही है। क्लियर हुआ, चलें आगे। वेरी गुड, देखिएगा ये निकाल सकते हैं, बताइए, तो टाइम स्टार्ट्स now. Which one of the following state of field compaction of sand deposit truly represent the correct SPT test value? n कितनी है सर, 27 है, n 27 है। क्वेश्चन कौन सा, 110 की बात कर रहे हैं सर। इसकी एक टेबल होती है, टेबल में बताऊंगा क्या होती है, जैसे सबसे पहले तो आप निकालिए टेबल, बताइए किसी को, बताइए क्या होगी टेबल। 27 दे रखा है, n एसपीटी वैल्यू कितनी दे रखी है, 27, तो टेबल क्या होगी, 0 से 4, 4 से 10, 10 से 30, 30 से 50 और 50 से अबाउ, अकॉर्डिंग टू द टर्जागी एंड पैक्स के अकॉर्डिंग क्या होगी। देखिए टेबल पता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। 0 से 4, पहला है आपकी एन की वैल्यू कितना होगी सर, 0 से 4 के बीच में होगी, तो 0 से 4। नेक्स्ट आपका 4 टू 10, 4 टू 10, 10 टू 30 और 30 टू 50 और सर ग्रेटर देन 50। ये है नंबर ऑफ ब्लोस की वैल्यू, इनके बीच में टेबल है, याद रखिएगा। सर इतना तो पता है कि अगर नंबर ऑफ ब्लोस कम होंगे तो सॉइल कैसी होगी, सॉफ्ट होगी या स्टिफ होगी, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नंबर ऑफ ब्लोस अगर कम है, मतलब 300 mm पेनिट्रेशन करने के लिए केवल 4 ही ब्लोस लगे, तो सॉइल कैसी है सर, सॉफ्ट है या स्टिफ है, जल्दी से बताइए। अगर ये पता है तो मैं फटाफट लिख दूंगा चीजें, इतना तो पता होना चाहिए आपको, जल्दी से बताइए फास्ट। नवीन, प्रद्युमन, जितेंद्र, सभी सॉफ्ट है बिल्कुल। अरे सर जितने नंबर ऑफ ब्लोस कम लग रहे हैं, अरे 300 mm पेनिट्रेशन केवल 4 ब्लोस के अंदर ही आ गया, मतलब सॉइल कैसी है, सॉफ्ट है। अगर उसी 300 mm पेनिट्रेशन के लिए आपको 50 से ज्यादा ब्लो लग रहे हैं, मतलब सॉइल कैसी है, डेंस है, तो कहां से स्टार्ट होगा, वेरी लूज से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अपन बात कर रहे हैं किसके, सॉइल का नेचर कैसा होगा सर, वेरी लूज, फिर लूज, फिर मीडियम, फिर डेंस और फिर वेरी डेंस। वेरी लूज, लूज, मीडियम, डेंस और वेरी डेंस। क्लियर है, नोट करिए ये। 0 से 4, 4 से 10, 10 से 30, 30 से 50, 50 से ज्यादा, तो वेरी लूज, लूज, मीडियम, डेंस और वेरी डेंस। क्लियर है, नोट करिए। बिल्कुल सॉफ्ट बोल रहे हैं और नवीन ने बोल दिया वापस लूज, हाँ तो वेरी लूज होगा। ठीक है, चलिए इस टेबल को याद रखिए। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए 27 कहाँ लाई कर रहा है,
सर मीडियम में लाई करा तो मीडियम होगा ना, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। तो 110 का क्या होगा आंसर हमारा, बी होगा। चले आगे चलते, देखिए टेबल नोट हो गई, 0 से 4, 4 से 10, 10 से 30, 30 से ज्यादा, 50, 50 से ज्यादा, तो वेरी लूज, लूज, मीडियम, डेंस, वेरी डेंस। चलते हैं आगे, देखिएगा क्या दे रखा है ये। हाँ, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या कहना जा रहा है, इन केस ऑफ फुटिंग ऑन दी सरफेस और शैलो डेप्थ इन अ वेरी डेंस सैंड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फेलियर इज लाइकली टू ओकर। अरे सर बताया तो था, पंचिंग, लोकल और जनरल, तीन तरह के शेयर फेलियर। टर्जागी ने क्या माना था सर, जनरल शेयर फेलियर माना था। आंसर आ भी चुका है नवीन का, 111 का ए। क्या बोल रहा है सर, वेरी डेंस सैंड के लिए। बताइए बाकी स्टूडेंट सोचिए क्या होगा, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, जल्दी से बताइए। पंचिंग नहीं होगा बेटा, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। अरे सर बताया तो था आपने, जनरल और लोकल शेयर फेलियर के बीच में डिफरेंस, कि जनरल शेयर फेलियर क्या होगा, जब डेंस सैंड होगी तो जनरल शेयर फेलियर होगा। तो ये तो बोल रहा है कि वेरी डेंस सैंड होगी तो सर क्या होगा, जनरल शेयर फेलियर होगा। लोकल शेयर फेलियर कब होता है सर, आपकी लूज सैंड होती है तब होता है। और अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, इससे रिलेट करते, रिलेटिव डेंसिटी अगर 35 से कम है, 35 से 70 है और 70 से ज्यादा है आपका रिलेटिव डेंसिटी, तो क्या होगा, पंचिंग शियर फेलियर होगा, इसमें लोकल शियर फेलियर होगा और इसमें जनरल शियर फेलियर होगा। तो डेंस सॉइल के लिए क्या, डेंसिटी देखो बढ़ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी बढ़ रही है, तो जनरल शियर फेलियर होगा। क्लियर हुआ, तो पंचिंग, लोकल एंड जनरल शियर फेलियर, क्लियर हो सभी को। तो ये टेबल होती है रिलेटिव डेंसिटी वर्सेस टाइप ऑफ फेलियर के बीच में। ये क्या है सर, टाइप्स ऑफ फेलियर के बीच के अंदर। क्लियर हुआ, तो पंचिंग, लोकल एंड जनरल, तो जनरल शेयर फेलियर होता है डेंस सॉइल के अंदर, डेंस और स्टिफ सॉइल के अंदर होता है जनरल शेयर फेलियर। क्लियर, सी, वेरी गुड। अच्छा टेबल नोट करनी है, नोट करिए। नोट करने के बाद में डन करिएगा ताकि आगे चलें। तो जनरल शेयर फेलियर किसने माना था, टर्जागी ने माना था। और उसने ये भी बोला था कि अगर जनरल की जगह अगर शेयर फेलियर लोकल होगा तो मॉडिफाइड वैल्यूज ऑफ कोइजन और फाई का यूज करेंगे, सी और फाई की मॉडिफाइड वैल्यू। तो फाई क्या हो जाएगा सर, 10 फाई डैश इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 10 फाई, और सी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सी। तो सी डैश इक्वल 2/3 ऑफ सी, तो ये बोला था टर्जागी भाई ने, ठीक है, टर्जागी ने बोला था, डॉक्टर टर्जागी ने क्या बोला था, यही चीज बोली थी आपको। द बियरिंग कैपेसिटी एन सी एन क्यू एन गामा इज अ फंक्शन ऑफ। अरे सर ये तो हमारे को पता था, एन सी एन क्यू एन गामा, ये बेसिक क्वेश्चन है आपका, इट इज द बेसिक क्वेश्चन, एन सी एन क्यू एन गामा आर द फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल ओनली। केवल और केवल किसके फंक्शन होते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के होते हैं, क्योंकि इनका जो वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है, फाई के टर्म्स में, सभी को पता है, तो बेसिक क्वेश्चन है। चलिए देखो, मैच करना है आपको, ये तो मैच कर सकते हैं, देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए आपका। थोड़ा सा इसको और सिंक करते हैं ताकि ऑप्शन आपको दिखे, गलत ना हो आंसर। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वैसे गलत होने के चांसेस तो मिनिमम ही है, तो ये तो चीजें बिल्कुल पढ़ चुके हैं अपन। राफ्ट फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग एंड बियरिंग पाइल, अंडर यूनिट पाइल, एक भी चीज इसमें ऐसा नहीं है जो हमको नहीं पता। राफ्ट फाउंडेशन पूरे फ्लोर एरिया को कवर करेगी, आइसोलेटेड हर एक कॉलम के लिए इंडिविजुअल होगी, एंड बियरिंग पाइल एंड रेजिस्टेंस देगी आपका, डी फाउंडेशन की बात है। अंडर यूनिट पाइल ब्लैक कॉटन सॉइल एक्सेसिव शेलिंग और सिंकेज के कंसेप्ट में बनेगी, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो बताइए फटाक से क्या होगा, जल्दी से बताइएगा।
1342, अरे 1342 कौन लिख रहा है? ये प्रद्युमन लिख रहे हैं सर 1342। 113 का आंसर लिख रहे हैं सर, ये सी होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, आप आंसर के बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक हैं, ठीक है। 1342 प्रद्युमन। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, लास्ट 10 सेकेंड्स देंगे, काफी टाइम हो चुका आपका वैसे भी, ठीक है। स्टॉप, स्टॉप करिए बेटा, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले सर, अंडर रीम्ड पाइल का पता है हमारे को, ब्लैक कॉटन सॉइल जहाँ पे सिंकेज और स्वेलिंग होगी वहां यूज करेंगे, बिल्कुल। हाँ, क्या लिखा है? नवीन बोल रहे हैं सर, बी होगा, वेरी गुड नवीन, बी बोल रहे हैं, बी ही करेक्ट आंसर है। देखिएगा कैसे, अंडर रीम्ड पाइल, स्वेलिंग ऑफ सॉइल इन सरफेस लेयर एक्सटेंडिंग अप टू अ फ्यू मीटर बिलो द ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल, बिल्कुल सही है सी। तो क्या लिखेंगे? फोर्थ का सी। तो फोर्थ का सी, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, बिल्कुल फोर्थ का सी। बाकी सब तो एलिमिनेट हो गए आपके। चलिए एक यहीं सही। अरे सर, एंड बियरिंग पाइल, एंड बियरिंग का डायग्राम बनाया था मैंने, कि कहाँ पे, जहां पे सर स्टिफ स्ट्रेटा होगा उस पर रेस्ट करेगी ये कहाँ पे रेस्ट करेगी? रेस्ट ऑन दी स्टिफ स्ट्रेटा। स्टिफ स्ट्रेटा जो होगा उस पर रेस्ट करेगी, ग्राउंड लेवल से किसी डेप्थ के ऊपर, डी डेप्थ के ऊपर स्टिफ स्ट्रेटा मिलेगा जहां पे रेस्ट करेगी, और इट विल एक्सर्ट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस एक्सर्ट करेगी, वेरी गुड, ये होगा। हाँ, तो इसमें देखिए एंड बियरिंग पाइल का क्या होगा? वीक सरफेस लेयर फॉलोड बाय अ रॉक एट अ शैलो डेप्थ। वीक सरफेस लेयर, बी का क्या होगा सर? बी का एंड बियरिंग होगा। अरे सर बिल्कुल सही, वीक सरफेस लेयर फॉलोड बाय रॉक एट अ शैलो डेप्थ। शैलो डेप्थ पे क्या सर हमारे को रॉक मिलेगा, तो क्या होगा? बी का थर्ड, तो अभी भी सही है, बी का थर्ड हो रहा है एंड बियरिंग। राफ्ट फाउंडेशन, बताइए रैफ्ट फाउंडेशन की अगर बात की जाए तो राफ्ट फाउंडेशन, ए का क्या लिख रखा है यहाँ पे? 2 लिख रखा है, ए का 2 लिख रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग सॉइल इन सरफेस लेयर। तो आइसोलेट फाउंडेशन फुटिंग यूज करेंगे ना भाई, स्ट्रॉन्ग सॉइल होगी तो हर एक सॉइल के लिए एक इंडिविजुअल फाउंडेशन यूज कर देंगे, आइसोलेटेड फुटिंग, तो बिल्कुल सही है ए का 2। ए का 2 अगर यहाँ से समझ में आ गया था और 4, तो यहाँ से आंसर बन जाता आपका, ये जरूरत ही नहीं थी इन चीजों की। क्या हो जाता? ए का 2 अगर पता है और ए का 4, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग सॉइल होगी तभी तो अपन आइसोलेटेड फाउंडेशन देंगे। अगर वीक सॉइल होगी, वीक हेट्रोजीनियस, अरे हेट्रोजीनियस सॉइल होगी, वीक हेट्रोजीनियस सॉइल लेयर होगी, तो क्या करेंगे अपन? अपन यूज करेंगे आपका राफ्ट फाउंडेशन। तो डी का क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। क्लियर? तो 2 क्लू पकड़ने थे आपको, पहला तो अंडर रिंग पाइल का देखते ही दिख गया था आप सभी को, कैसे सी हो जाएगा। एक और देखते हैं आप, आइसोलेट फुटिंग क्या होता है सर? स्ट्रॉन्ग सॉइल के ऊपर बनती है, और ये 2 मैच कर लेते तो आंसर आपका आ चुका होता है। वेरी गुड, चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? कुछ यहाँ पे ड्रिलिंग के ऑप्शंस लिख रहे हैं आपको, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, डायमंड कोर ड्रिलिंग, अनकेस्ड वॉश बोरिंग, ओपन पिट एक्सकेवेशन और केस बोरिंग, ये सभी किसके हैं? से सैंपलिंग के तरीके हैं, ये एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल के तरीके, सैंपलिंग के तरीके हैं। किस किस सॉइल में यूज होगी? अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बता देंगे, जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से। इसका नहीं पता, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या है सर? ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, देखिए, मैच लिस्ट 1, ये एक्सप्लोरेशन है, मतलब आपको सॉइल को वहां से एक्सप्लोर करना है, ठीक है। ये आपको रॉक को एक्सप्लोर करना है वहां से। इन लिस्ट सेकंड में सॉइल प्रोफाइल लिखिए, किस सॉइल प्रोफाइल के लिए कौन सा एक्सप्लोरेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो 114 के क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो 114 का जो आंसर है वो आपका है आंसर नंबर बी है। कैसे है बस वो देखना है, आंसर बी है। देखिएगा, डायमंड कोर ड्रिलिंग जो होती है, डायमंड कोर ड्रिलिंग किसका? रॉक फॉर्मेशन, डायमंड यहाँ दिख गया आपको, डायमंड कोर। अरे जब हार्ड सरफेस होगी, डायमंड अपन देखते हैं कि डायमंड कटर यूज होता है जब हार्ड सरफेस होती है, हार्ड मेटल होता है, डायमंड कटर का यूज करते हैं। उस तरह डायमंड कोर ड्रिलिंग जब होगी, जब आपका हार्ड सरफेस होगा, स्ट्रेटा कैसा होगा सर? हार्ड होगा, तो हार्ड मतलब रॉक की फॉर्मेशन होगी, तब क्या करेंगे अपन? डायमंड कोर ड्रिलिंग का। तो ए का क्या हो गया? ए का 2 आ गया, वेरी गुड। अगर ए का 2 आ गया तब देखते हैं अनकेस्ड वॉश बियरिंग, वॉश बोरिंग, मतलब वाटर का यूज करते हैं, इसके अंदर वाटर का यूज करेंगे और अपन क्या करेंगे? उसको एक्सकेवेट करते जाएंगे। तो मीडियम स्ट्रॉन्ग कोइजिव सॉइल, अरे सॉइल अगर स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो वाटर चलेगा। अपन देखते हैं कांच जब काटते हैं, मार्बल जब काटते हैं तो वाटर डालते हैं, उसको कट करते रहते हैं, ठीक है, उसी तरह से। तो मीडियम स्ट्रॉन्ग कोइजिव सॉइल के लिए अपन क्या यूज करेंगे? अनकेस्ड वॉश बियरिंग। तो बी का कितना हो गया हमारा? 1 हो गया।
फिर देखिएगा सी की बात करें, ओपन पिट एक्सकेवेशन, कि क्या कर देंगे, केवल अपने ट्रेंच खोद देंगे, खड्डा खोद देंगे, इसको बोलते हैं पिट। तो ओपन पिट एक्सकेवेशन कब करेंगे, जब एक्सप्लोरेशन अप टू अ शैलो डेप्थ बिलो द ग्राउंड लेवल। अरे किसी शैलो डेप्थ होगा तभी तो अपन खड्डा, डीप डेप्थ होगा खड्डा कैसे खोदोगे, ठीक है। शैलो डेप्थ अगर होगा आपका सॉइल का, तो उस एक्सप्लोरेशन के लिए अपन क्या करेंगे, ओपन पिट का यूज करेंगे। तो सी का कितना हो गया सर, 4 हो गया, तो 2 1 4। लास्ट क्या बोला, डी का फिर 3 होना चाहिए। केस बोरिंग, केस बोरिंग कब करेंगे, तो सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल एंड कोहेजनलेस सॉइल रिलेटिव लार्ज डेप्थ, अगर डेप्थ पे जाना है तो आपको केसिंग करना पड़ेगा, केसिंग करके केसिंग डालनी पड़ेगी, फिर आपको बोरिंग करनी पड़ेगी। ये ओपन पिट तो शैलो डेप्थ पे होती है, ये डीप डेप्थ पे होती है। ये किस पे होती है, इट इज ऑन दी शैलो डेप्थ, शैलो डेप्थ पे होगी। अगर डीप डेप्थ की बात करेगा तो केसिंग करनी पड़ेगी, केसिंग डाल के अपन क्या करेंगे, बोरिंग करेंगे, ड्रिल करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही है सभी का, वेरी गुड। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115। Consider the following statement. A recovery ratio of less than 1 implies that the soil has compressed. Recovery ratio क्या होता है सर, यही नहीं पता अभी, तो बताइए जल्दी से। Recovery ratio greater than 1 implies that soil is swelled. Recovery ratio is less than 1 implies that soil is swelled. और recovery ratio greater than 1 implies that soil is compressed. अरे नाम से समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिकवरी होगी कब, जब आप सॉइल का एक्सप्लोरेशन करेंगे, जब आप सैंपलिंग करेंगे, सैंपलिंग करेंगे तो क्या होगा सर, सॉइल रिकवर करेगी, सॉइल दोबारा रिकवर करेगी। अगर रिकवरी रेशो अगर 1 से कम है, मतलब रिकवरी नहीं हो रही है, वो क्या कर रही है सर, कंप्रेस हो रही है। और अगर 1 से ज्यादा है तो सर वो क्या कर रही है, रिकवरी, वो सॉइल रिकवर कर रही है और स्वेल हो रही है। अगर 1 से ज्यादा है, अरे जो उसकी एक्चुअल लेंथ उससे भी ज्यादा हो रही है रिकवरी लेंथ। देखिए कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है कि एल एक्चुअल और एल रिकवरी की बात कर रहा हूं मैं, दो रेशो होते हैं, एल एक्चुअल अपॉन में एल रिकवरी इज नोन एज दी एक्चुअल और रिकवरी। अब ये बोल रहा है कि सर अगर रिकवरी लेंथ अगर ज्यादा है, रिकवरी लेंथ अगर ज्यादा है, मतलब क्या होगा, उस एक्चुअल लेंथ से भी रिकवरी लेंथ ज्यादा है, मतलब क्या हो रहा है, सॉइल क्या हो रही है, स्वेल कर रही है, ग्रेटर देन 1 है। अगर एक्चुअल लेंथ से रिकवरी लेंथ क्या है सर, हमारी कम है, 1 से कम है, अरे कम है तो वो सॉइल अगर कंप्रेस करे तो आंसर ए और 2, 1 और 2 हो गया, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉल फ्रिक्शन इन रिटेनिंग वॉल, ये बता सकते हैं, जल्दी से बताइए, फास्ट, टाइम नहीं देंगे, बताइए। द वॉल फ्रिक्शन ऑफ द रिटेनिंग वॉल डिक्रीज एक्टिव अर्थ प्रेशर बट इंक्रीज पैसिव अर्थ प्रेशर, पढ़ तो चुके हैं। 116 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए सर। जो फर्स्ट है ऑप्शन, यही तो आंसर है, बिल्कुल जो फर्स्ट ऑप्शन है यही तो आंसर है। ये तो बोलते हैं कि एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, पीए जो होता है सर ये डिक्रीज होता है, और पीपी जो होता है वो इंक्रीज होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर। डिक्रीज इन द एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड बट इंक्रीज इन द एक्टिव पैसिव अर्थ प्रेशर, तो यही तो होगा आंसर, पहला पॉइंट 116 का ए होगा, बी बेटा बी नहीं होगा। एक्टिव अर्थ प्रेशर हमेशा डिक्रीज करता है और पैसिव अर्थ प्रेशर इंक्रीज करता है, पहले भी सॉल्व कर चुके हैं आपके एमसीक्यू जो अपने किए थे, इसलिए। चलिए 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, देखिएगा। बताइए, बॉसिनस इक्वेशन का क्वेश्चन है, वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल मास से। देखिएगा, स्ट्रेस ऑब्टेन फ्रॉम बॉसिनस थ्योरी आर कंसिडर रिलायबली सेटिस्फैक्टरी फाउंडेशन इंजीनियरिंग बिकॉज, अरे क्यों रिलायबल है, अरे ये सब एजम्पशंस दे रखे हैं, जल्दी से बता दीजिए, एजम्पशंस देख के फटाफट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। 117 का आंसर क्या होगा, 117 का डी आ गया, बिल्कुल। अरे अजम्पशन है सभी का आएगा डी, वेरी गुड। अरे बी कैसे आएगा यार, अजम्पशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहला एनआइसोट्रोपिक नहीं होता है तो आइसोट्रोपिक के लिए होता है, आइसोट्रोपिक होमोजीनियस इलास्टिक सॉइल मास के लिए होता है, तो ये तो गलत हो गया, तो बी तो गलत हो गया आपका। तो कौन बोल रहे थे 117 का बी, नवीन बोल रहे थे पहले, फिर डी बोल दिए, ये तो गलत हो गया ना यार। ये पूछ रहा है कौन सा सही है आपका, कंसिडर रीजनेबली सेटिस्फैक्टरी है आपका,
they give due to regards to plastic behavior of the soil, particularly for settlement analysis. Plastic behavior of the soil settlement analysis के लिए थोड़ी होता है, वर्टिकल स्ट्रेस एनालिसिस के लिए सिग्मा जेड के लिए होता है। ये भी गलत हो गया आपका। दे रिप्रेजेंट द स्ट्रेस इसमें होमोजेनियस सॉइल बिलो द लोडेड एरिया। अरे सर सॉइल तो होमोजेनियस होती है, तो स्ट्रेस इसमें वर्टिकल जो होगा बिलो द लोडेड एरिया, होमोजेनियस सॉइल, ठीक है। और they consider elastic soil medium and the intensity of allowable stress below the foundation is mostly cases are quite smaller and justify elastic solution। बिल्कुल सही है। डेप्थ पे चले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस बिलो दी फाउंडेशन इज मोस्टली केस आर क्वाइट स्मॉल, बहुत कम मिलेगा। जितना डेप्थ बढ़ेगी उतना स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका सर, कम हो जाएगा। तो ये अप्रोप्रिएट है, ये भी लगभग सही है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट हो गया आपका डी आंसर। ठीक है, चलें बिल्कुल, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्वेश्चन नंबर 18। Obtaining reliable property of soil is very important in geotechnical engineering. Chunk samples obtained from the field are the best for this purpose. Sample small samples को बोलते हैं, and small sample may easily be obtained at all the depth below ground level and for all the types of the soil, or undisturbed soil samples are enclosed in a rugged container. As such, they does not get disturbed easily during transportation and handling। बताइए 118 का आंसर पूछ रहे हैं, क्या होगा? चंक सैंपल किस में आते हैं सर? ये अनडिस्टर्ब सैंपल की कैटेगरी में आते हैं चंक सैंपल। चंक सैंपल क्या होता है सर? अनडिस्टर्ब सैंपल की कैटेगरी में आते हैं। बताइए। सी बिल्कुल सही है। सी किसका सही? नवीन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चंक सैंपल सर आते हैं अनडिस्टर्ब सैंपल के अंदर, बिल्कुल सही है। चंक जो सैंपल होते हैं, दीज आर दी, कहाँ लिखा है ये चंक सैंपल? ये क्या सर होते हैं? आपके अनडिस्टर्ब सैंपल, अनडिस्टर्ब सैंपल होते हैं। बिल्कुल बात सही है। तो ऑब्टेन रिलायबल प्रॉपर्टी सर होता है वेरी इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल फॉर चंक सैंपल। सर अनडिस्टर्ब सैंपल होना चाहिए, बट चंक सैंपल नहीं सर। वो कैसे, किससे होने चाहिए? बाय दी पिस्टन मेथड से। पिस्टन और कंप्रेस्ड एयर से लेने चाहिए सैंपल। पिस्टन और कंप्रेस्ड एयर से जो आप सैंपल लेंगे, पिस्टन सैंपलर, कंप्रेस्ड एयर सैंपलर से अगर जो सैंपल लेंगे, वो आपका बेस्ट होता है प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए। चंक सैंपल तो अनडिस्टर्ब सैंपल किससे लेना है? पिस्टन और कंप्रेस से। तो ये हो गया आपका आंसर गलत। ठीक है, चंक सैंपल है मेरी में इजी टू ऑब्टेन एट ऑल द डेप्थ बिलो द ग्राउंड लेवल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, बिल्कुल इजी होता है ऑब्टेन करना। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल्स आर इनक्लोज इन अ रग्ड कंटेनर, उसको पैक कर देते तो दे डू नॉट गेट डिस्टर्ब इजीली। बिल्कुल सही, उसको पैक कर देते हैं कंटेनर का, ताकि वो डिस्टर्ब नहीं हो आपका ट्रांसपोर्टेशन में। अनडिस्टर्ब का मतलब ये क्या है सर? ग्रेन स्ट्रक्चर जो है सर, वो भी क्या रहे, डिस्टर्ब ना हो। ग्रेन स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्टर्ब, यही तो होता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। तो सैंपल जो है पिस्टन सैंपलर और कंप्रेस एयर सैंपलर से लेते हैं, चंक सैंपल का यूज नहीं करते। क्लियर हुआ सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बता सकते हैं। इमीडिएट सेटलमेंट, इमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ द अनलोडिंग प्रॉब्लम, इमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ द अनलोडिंग प्रॉब्लम, बताइए कौन सा होगा? 119 की बात कर रहे हैं, जल्दी से बताइए 119 का क्या होगा? बिल्कुल सही है। अरे इमीडिएट करना है टेस्ट को, और अनलोडिंग प्रॉब्लम के लिए इमीडिएट स्टेबिलिटी अनलोडिंग प्रॉब्लम तो अपन ने बताया था ना किसके लिए होता है? यू टेस्ट होगा। कौन सा होगा सर? यू टेस्ट होगा। इमीडिएट स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करनी है अनलोडिंग प्रॉब्लम के लिए, तो बेस्ट टेस्ट क्या होगा सर? यू टेस्ट होगा। अनकंसिडर्ड अनट्रेन टेस्ट इज यूज। ये फटाक से हो जाता है, सबसे कम टाइम लेता है, 5 to 6 मिनट लेता है आपका ये। ठीक है, देखिएगा। 120 की बात करते हैं, 120 क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइएगा क्या है? वेल ग्रेडेड डेंस सैचुरेटेड सैंड्स हैव हाई शियर स्ट्रेंथ। अरे सर वेल ग्रेडेड मतलब अलग अलग पार्ट साइज के पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर। 118 क्वेश्चन कहां से लाए हैं?
देखिए वेल ग्रेडेड डेंस सेचुरेटेड सैंड की बात हो रही है, हाई स्टेयर स्ट्रेंथ होगी, क्यों? वेल ग्रेडेड भी और डेंस भी उसकी स्ट्रेंथ तो हाई होगी सर, क्यों होगी बताइए, रीजन कुछ का कुछ होगा, कुछ ना कुछ बिल्कुल होगा, पढ़ के देखिए। जूम करें बेटा, जूम करेंगे तो शायद आप क्लियर ना देख पाए, देखते हैं मैक्सिमम जूम करके, क्लियर है, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा, फिर चीजें क्या होगी, कट जाएंगी। बताइए, वेल ग्रेडेड डेंस सेचुरेटेड सैंड के लिए हाई स्टेयर स्ट्रेंथ होगी, बिकॉज द रीजन इज जल्दी से बताइए। बताइए 120 की बात कर रहे हैं, क्या आंसर होगा? सी प्रद्युमन, वेरी गुड नवीन, सी बिल्कुल सही है, आंसर है सी। क्या कहना चाह रहे हैं कि वेल ग्रेडेड सैंड में डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। अरे सर डिफरेंट साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है तो ऑब्वियस बात है स्ट्रेंथ तो ज्यादा होनी है, ठीक है। डेंस भी है, डेंस सेचुरेटेड सैंड है, डेंस भी है तो कॉम्पैक्शन इसका, इसकी डेंसिटी सर क्या है, ज्यादा है। अब देखिएगा, सच सैंड्स हैव बेटर इंटरलॉकिंग ऑफ ग्रेन्स, बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंट साइज के पार्टिकल है तो इंटरलॉकिंग क्या होगी सर, बेटर होगी। सेम सेम ग्रेन के पार्टिकल होंगे सर, इंटरलॉकिंग बढ़िया नहीं होती है, वो स्लिप कर जाते हैं, तो डिफरेंट साइज के ग्रेन बेटर इंटरलॉकिंग होंगे, बिल्कुल। हाई इंटर पार्टिकल कॉन्टैक्ट, बिल्कुल कॉन्टैक्ट भी ज्यादा होगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे। एंड हायर द इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, और जब अलग अलग साइज के पार्टिकल तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा ना, सेम साइज के पार्टिकल है तो लोड लगने के ऊपर क्या कर जाएंगे, इट विल बी स्लिप। बट अगर डिफरेंट के पार्टिकल तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होगा, उसको खसकने नहीं देगा, ठीक है, रिजल्टिंग इन द हाई रेजिस्टेंस। ये सब चीजें हैं किसके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा सर, सी 120 का, सी। वेरी गुड, देखिए 121 बताइएगा। अरे ये तो एक बार में बता देना चाहिए, बताइए फटाक से, एक बार में आंसर आना चाहिए, विद इन दी 20 सेकेंड्स, बताइए। फॉर फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन सैचुरेटेड क्ले, अरे ये तो एग्जाम्पल में लिखाया था मैंने और किसके एग्जाम्पल में लिखाया था, बताइए। एग्जाम्पल लिखा था मैंने, ये एग्जाम्पल में कि बिल्डिंग सिचुएटेड ऑन सैचुरेटेड क्ले, बिल्डिंग सिचुएटेड और स्ट्रक्चर सिचुएटेड ऑन सैचुरेटेड क्ले 121 का। बात आपकी सही है, आपके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सही हैं कि सर ये जो होता है आपका, ये तो हो जाए आपका क्या चीज, अनकंसिडर्ड अंडरएंड टेस्ट का एग्जांपल था, यूयू टेस्ट का एग्जांपल था कि बिल्डिंग अगर सिचुएटेड होगी सैचुरेटेड क्ले के लिए, यूयू पे आप टेस्ट करेंगे, सर बिल्कुल सही था। अनकंसिडर्ड अंडरएंड टेस्ट मतलब नॉट एंड मतलब अंडरएंड ही हुआ, ये भी अंडरएंड हुआ, ये तो हटा दीजिए। अब इनमें क्या कहना है, देखिए, shear पैरामीटर आर यूज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो शेयर पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है, शेयर पैरामीटर कब कैलकुलेट करोगे, अरे सर शेयर स्ट्रेंथ या शेयर पैरामीटर जब आपको कैलकुलेट करना है तो टोटल स्ट्रेस फॉरवर्ड प्रेशर, तो कहीं ना कहीं आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल पोर प्रेशर मेजरमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अनकंसिडर्ड अंडरएंड टेस्ट करेंगे, पर विद पोर प्रेशर मेजरमेंट अगर कर सकते हैं तो अपन क्या बोलेंगे, इस टेस्ट को प्रीफर करेंगे। तो यूयू टेस्ट होता है, बिल्कुल, ये तो एग्जाम्पल में लिखा था, पर यहाँ लिख दिया एक चीज और कि शेयर पैरामीटर आर यूज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, शेयर पैरामीटर भी कैलकुलेट करना है, शेयर पैरामीटर बिना इसके कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, पोर प्रेशर को मेजर करना ही पड़ेगा, क्योंकि टोटल स्ट्रेस माइनस पोर्टर प्रेशर होता है तभी तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकलेगा। फिर एस इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा एंड टेन फाइव से रिलेट कर देंगे तो शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्लियर। पोर प्रेशर मेजरमेंट भी कैलकुलेट होना पड़ेगा, तो अगर ये वर्ड नहीं लिखता तो बेटा ईएससी का क्वेश्चन है ना, इसलिए अगर ये वर्ड नहीं लिखता तो आपका आंसर बिल्कुल सही था, आपका आंसर सी था, बिल्कुल सही था, बट अगर इसने वर्ड लिख दिया तो आंसर क्या हो गया सर, डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइए। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या कहना चाह रहा है, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग ऑलवेज गेट्स अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ द ग्राउंड टेबल, अफेक्ट करती है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग, हमेशा कह रहा है ये 122 का, क्या कह रहा है सर, ये हमेशा अफेक्ट करेगी क्या, बताइए, हमेशा इफेक्ट करेगी क्या। एंड वाटर इन अ सॉइल इफेक्ट द shear strength parameter एज वेल एज द यूनिट वेट, ऑलवेज लिख रखा है वहां पे, देखिए, नहीं नहीं कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं सर नहीं, देखिएगा 22 की बात कर रहे हैं, बताइए आंसर क्या होगा, डी होगा, प्रद्युमन कह रहे हैं सर डी होगा, वेरी गुड आंसर डी होगा, देखिएगा डी। अरे हमेशा इफेक्ट थोड़ी करता है, तो फिर ऐसा कैसे है सर, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग ऑलवेज गेट, नहीं सर,
गेट अफेक्टेड बाय द लोकेशन लिखता तो सही था, क्योंकि हम देखेगा यहाँ पे हमने देखा था वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर में अगर विड्थ से ज्यादा वाटर डेप्थ वाटर टेबल होगी, इफ द वाटर टेबल इज अ डेप्थ ग्रेटर देन बाय इट्स विड्थ, देन द वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर इज नॉट कंसीडर, मतलब बियरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। कब करेगा? जब इस विड्थ से कम होगी, पढ़ा था अपन ने, तो ऑलवेज अफेक्ट नहीं करेगा। तो वाटर इन अ सॉइल अफेक्ट द शियर पैरामीटर एज वेल एज यूनिट वेट, बिल्कुल अगर वाटर होगा शियर स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा। तो आर इज फॉल्स, आर गलत है, बट ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्लियर हुआ? आंसर इज डी। वेरी गुड, सभी को क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 को देखिएगा। चलिए 123 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Basement, wall, and bridge abutments are usually designed for earth pressure at rest. These are usually not restrained by the floor slab and by the check and the deck structure at their base. बताइए 123 की बात करना चाह रहे हैं। 123 की बात करना चाह रहे हैं। बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। 123 का आंसर होगा बेटा सी, ए नहीं होगा। 123 का आंसर होगा सी। देखिए 123 का आंसर सी होगा कि ए तो सही है सर, आर जो है वो हमारा फॉल्स है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अब देखिए कैसे। बेसमेंट, वॉल एंड ब्रिज अबटमेंट्स आर यूजुअली डिजाइन फॉर द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, बिल्कुल एट रेस्ट कंडीशन में डिजाइन करते हैं बेसमेंट, वॉल और ब्रिज अबटमेंट को। ये तो बिल्कुल सही है। तो ए इज ट्रू। तो आर गलत कैसे? दे आर यूजुअली नॉट रिस्टेंड बाय द फ्लोर स्लैब एंड डज नॉट एंड बाय द डेक स्ट्रक्चर एट देयर बेसेस। अरे रिस्टेंड होता है, नॉट रिस्टेंड, रिस्टेंड क्योंकि नो लेटरल मूवमेंट इज प्रोवाइडेड। नो लेटरल मूवमेंट इज प्रोवाइडेड। लेटरल मूवमेंट प्रोवाइड नहीं होता, याद रखिएगा। नो लेटरल मूवमेंट इज प्रोवाइडेड, कोई लेटरल मूवमेंट प्रोवाइड नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 पे देखिएगा। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। The clay core of an earth dam is usually compacted on the wet side of optimum moisture content. Compaction on the wet side of optimum moisture content reduce permeability and prevent cracking in core. बताइए 124 का क्या है सर, सही है क्या? बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही है। किसका आ रहा है? बिल्कुल सही है, क्योंकि सर बताया था कि फाइन ग्रेन सॉइल आर कॉम्पैक्टेड एट वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम एंड कोर्स ग्रेन सॉइल एट द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम। क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल में सर कोई होता है, उसको ब्रेक करने के लिए वाटर थोड़ा सा अप्लाई करेंगे ताकि लुब्रिकेशन इफेक्ट होगा। तो पहला पॉइंट तो सही है। द क्ले कोर ऑफ एन अर्थन डैम इज यूजुअली कॉम्पैक्टेड ऑन द वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। क्ले, बिल्कुल क्ले कोर वेट साइड, बिल्कुल आंसर ए सही है। तो ए तो करेक्ट हुआ। कॉम्पैक्शन ऑन द वेट साइड ऑप्टिमम रिड्यूस द परमेबिलिटी एंड प्रिवेंट द क्रैकिंग, बिल्कुल। क्या होगा सर? उसमें स्वेलिंग कम हो जाएगी। स्वेलिंग फिर क्या हो जाएगी आपकी? कम होगी तो परमेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि बेटर कॉम्पैक्शन होगा ना आपका। अरे सर वेट से कर दिया तो पार्टिकल स्लाइड करेंगे और मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका एडजस्ट हो जाएगा। और मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो परमेबिलिटी सर क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस द परमेबिलिटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका आंसर? बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। असर्शन दे रखा है आपको, द अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट इज ग्रेटर देन द एक्टिव अर्थ प्रेशर बट लेस देन पैसिव अर्थ प्रेशर। अरे पढ़ तो चुके हैं, ये बार बार करेंगे क्या इसी क्वेश्चन को? आगे चलें, बताइए। क्वेश्चन कर रखे 125 वाला क्वेश्चन अपन कर रखे, जल्दी से बता दीजिए आंसर फास्ट। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कितनी बार कर चुके हैं। तो कि ए के नॉट के बी रिलेशनशिप पता है, तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा। क्यों? ए होगा क्या? चलें, क्लियर, बिल्कुल। हाँ तो सर ये रीजन क्या है? इसका रीजन है आपका के ए, फिर के नॉट
केपी के नॉट एन के ए, ज्यादा से ज्यादा कौन सा होगा, पैसिव, फिर रेस्ट और फिर एक्टिव होगा। द अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट इज, ये रेस्ट है सर, रेस्ट इज ग्रेटर देन दी एक्टिव प्रेशर सर। हाँ, एक्टिव से तो ये क्या है सर, ये एक्टिव से ज्यादा होगा, बट लेस देन द पैसिव, तो पैसिव से कम होगा, बिल्कुल, तो ये ऑप्शन सही है। व्हेन द वॉल मूव्स अवे, अवे मतलब एक्टिव की बात कर रहा है, अवे मतलब क्या बोल रहा है, ये एक्टिव की बात कर रहा है, अवे फ्रॉम द बैकफिल, फ्रॉम द रेस्ट कंडीशन से अवे जा रही है, द मोबिलाइजेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल ऑकर्स ऑन द अदर हैंड इफ द वॉल मूव्स टुवर्ड्स द फिल, द सीलिंग रेजिस्टेंस बिल्ड अप। अरे जब क्या होगा सर, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस लगेगा सॉइल के ऊपर जब वॉल मूव्स होगी टुवर्ड्स द फिल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कब लगेगा, जब टुवर्ड्स द फिल होगी, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो, ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट ए, ये रीजन है इसका। बिल्कुल, कम से कम 2 से 3 बार ना पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। किसी ने देखो ये लाइन पढ़ ली तो रेस्ट कंडीशन, तो मूव अवे फ्रॉम दी बैकफिल फ्रॉम दी रेस्ट कंडीशन, ऐसा रेस्ट कंडीशन बैकफिल मूव अवे थोड़ी करती है, स्टेशनरी रहती है, तो उसने इसका आंसर को गलत कर दिया, तो उसने क्या बोल दिया, ए सही है। यहाँ पे आंसर भी था ए इज ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट, या आर इज फॉल लिख देगा। अरे नहीं, आगे पढ़िए, मतलब वॉल मूव्स अवे फ्रॉम दी बैकफिल फ्रॉम दी रेस्ट कंडीशन, द मोबिलाइजेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, रेस्ट कंडीशन से अवे जा रही है, न कि रेस्ट कंडीशन मूव करती, रेस्ट कंडीशन में सर स्टेबल रहती है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 126 क्वेश्चन देखिएगा, बताइए, इसको निकाल सकते हैं, फटाक से निकालिए जल्दी से। ई एस डब्ल्यू जी फॉर्मूला लगा दीजिए, श्रिंकेज लिमिट पे एस की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है, तो वाटर कंटेंट निकल जाएगा। बताइए क्या होगा, 126 का आंसर बताइए। ई एस डब्ल्यू जी सहवाग वाला फॉर्मूला लगाइए, और आंसर कितना आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन कर भी चुके हैं जहां तक मुझे पता है। 126 का डी, वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कौन सा, सिंपल सा फॉर्मूला है सहवाग वाला। यहाँ से वॉइड क्या निकालना है, यहाँ से, हाँ, यहाँ से क्या निकालना है आपको, डब्ल्यू निकालना है ना, तो ई एस बाय जी कर दीजिए। ई कितना है सर, वॉइड रेशियो 0.54 इंटू एस 1 अपॉन में जी कितना है सर, 2.7, 7 दूनी 24 हो गया ना, ये 20 हो गया, ठीक है, पॉइंट रह जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर सभी को, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच लिस्ट वर्स लिस्ट सेकंड, अब ये तो बता सकते हैं, सब पढ़ चुके हैं, फ्रॉग हैमर वगैरह आप तो सब पता है, जल्दी से बता दीजिए, अब फटाक से बताइए। टेबल 1 को टेबल 2 से मैच करना है आपको। शीप फुटेड रोलर, फ्रॉग हैमर, वाइब्रेटरी रोलर। शीप फुटेड रोलर सर क्ले के लिए होता है, ठीक है, फ्रॉग हैमर बताया था अभी आपको, और वाइब्रेटरी रोलर जल्दी से बताइए फास्ट फास्ट। 127 की बात कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। 127 की बात कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। अरे बताया तो था सर, फ्रॉग हैमर कहाँ यूज होता है सर, फ्रॉग हैमर जो है हमारा यूज होता है एट दी कॉर्नर्स एंड प्लेस वेयर द बिग रोलर कैन नॉट एक्सिस, तो उस कॉर्नर्स के अपन इसको यूज करेंगे, ठीक है। बाकी तो बताइए, वाइब्रेटरी रोलर सब कुछ बताइए। हाँ, 234 बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, 234 पद्दीमन, वेरी गुड। 127 का डी बोल रहे हैं, वेरी गुड, 234 होगा। क्लियर, क्योंकि अभी फ्रॉग हैमर देखा था कॉर्नर्स के अंदर यूज होता है, कॉर्नर्स तो बी का 3 होगा, तो बी का 3 तो या तो ये होगा या ये होगा, बी का 3 ये करेक्ट हो गया। शीप फुटेड रोलर सर किसके लिए होता है, क्लेई सॉइल के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लंपियन कोहेसिव सॉइल, लंप्स जिसका लंप बन सके, तो ए का 2 हो गया, तो ए का 2, अगर ये दोनों पता है तो अपने आप क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका सी का 4 हो जाएगा, तो कॉम्पैक्ट कोहेजन लेस सॉइल, बिल्कुल सही। वाइब्रेटरी रोलर फॉर दिस सैंड, और सैंड कैसी सर, कोहेजन लेस सॉइल है एट शैलो डेप्थ के ऊपर, तो ये 4 हो गया, तो आंसर क्या होगा, डी हो गया, वेरी गुड। चले आगे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कितना है, ये फिर वापस वही आ गया, वापस वही आ गया, ग्रेडेड फिल्टर, लाइम ट्रीटमेंट हो गया। देखिए बताइए 128 का देखिएगा क्या होगा, जल्दी से बताइए ऑप्शन 128 का, दिख नहीं रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है आपको, मैं बता देता हूं आपको, जूम होगा तो फिर वो नहीं दिखेगा, तो ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, तो देखो मैं ही बता देता हूं आपका, इसका जो है 128 का आंसर होता है, 128 का ऑप्शन है आपका डी, देखिएगा आंसर क्या है आपका, डी है। मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें लिखी है। सबसे पहले सर लाइम ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, लाइम ट्रीटमेंट, लाइम ट्रीटमेंट पढ़ा था हमने, स्टेबलाइजेशन, लाइम स्टेबलाइजेशन की अगर पढ़ा था, तो किसके लिए, प्लास्टिक क्ले सॉइल के लिए होता है, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, तो बी, बी का क्या है सर आपका 3,
देखिए स्टेबलाइजेशन ऑफ ब्लैक कॉटन, बिल्कुल सर, ब्लैक कॉटन सॉइल के स्टेबलाइजेशन के लिए करते हैं कि लाइम ट्रीटमेंट का स्टेबलाइजेशन है। बिटुमिन हो गया, सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, ये सभी क्या सर आपके स्टेबलाइजेशन है आपके। लाइम स्टेबलाइजेशन हो गया आपका। क्ले सॉइल के लिए होता है प्लास्टिक क्ले सॉइल, तो ब्लैक कॉटन सॉइल लिख रखा है, बिल्कुल सही है। तो मैंने लिख दिया लाइम का। बी का सर हो गया 3, वेरी गुड। अगर अब बात करें और चीज का बताया सर, इम्परवियस क्ले कोर, इम्परवियस क्ले कोर की अगर बात करेंगे तो ड्रेन आउट दी लूज फाइन्स फ्रॉम दी सॉइल। इम्परवियस के लिए विदाउट लूजिंग फाइन ग्रेन्स, अरे सर ये बताया था ग्रेडेड फिल्टर के अंदर क्या लगता है सर, इम्परवियस क्ले कोर लगता है, जो क्या करता है इन फाइन पार्टिकल को पास नहीं होने देगा। तो लिखा है टू ड्रेन वाटर विदाउट लूजिंग फाइन, अरे पानी को ड्रेन करेगा विदाउट लूजिंग द फाइन सॉइल्स को पास नहीं करेगा। तो सी का क्या हो गया सर, सी का हमारा हो गया 4, वेरी गुड। देखिएगा और सुनिएगा आगे, कर्टेन ग्राउटिंग, कर्टेन ग्राउटिंग का मतलब क्या होता है, रिड्यूस द वाटर सीपेज फाउंडेशन बिलो द डैम। डैम के नीचे अपन करते हैं कर्टेन ग्राउटिंग, डैम के बेस पे करते हैं, डैम के बेस पे अपन करते हैं कर्टेन ग्राउटिंग, ताकि क्या हो आपका सीपेज नहीं हो, रिड्यूस तो फाउंडेशन से सीपेज को रिड्यूस करने के लिए। तो डी का क्या हो गया हमारा 2, तो अब क्या बचा, ए का 1 बचा। तो ए का देखिए, ग्रेडेड फिल्टर टू रिड्यूस सीपेज वाटर तो बॉडी ऑफ द अर्थ डैम, तो बॉडी में से, ठीक है, बॉडी ऑफ द अर्थ डैम। ये तो बताइए ग्रेडेड फिल्टर क्या करता है, रिड्यूस कर सीपेज कहां से, बॉडी ऑफ द अर्थ डैम में। और अगर ये बात करेंगे फाउंडेशन बिलो द अर्थ डैम, तो कर्टेन ग्राउटिंग करेंगे। क्लियर हुआ सभी को, वेरी गुड। चले आगे, जूम करूं, अभी भी जूम करूं, देखिए, अब देखिए, आराम से देख लीजिए। यहाँ लिख दूं क्या आंसर सभी के, देखिए, रिड्यूस स्टेबलाइजेशन ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल और हाईली प्लास्टिक सॉइल के लिए, हाईली प्लास्टिक क्ले के लिए, प्लास्टिक क्ले के लिए क्या करते हैं सर, अपन लाइम स्टेबलाइजेशन करते थे। हाँ लिख रखा है लाइम ट्रीटमेंट, लाइम ट्रीटमेंट का मतलब क्या, स्टेबलाइजेशन ही तो होता है, बिल्कुल। अब देखिए, रिड्यूस द वाटर सीपेज ऑफ फाउंडेशन, तो कर्टेन ग्राउटिंग करते हैं। कर्टेन जो ग्राउटिंग होती है, कर्टेन ग्राउटिंग जो करते हैं अपन, क्या करते हैं, बिलो द डैम, फाउंडेशन बिलो द डैम पे करते हैं, रिड्यूस द वाटर सीपेज के लिए। और ग्रेडेड फिल्टर जो लगाते हैं अपन, ग्रेडेड फिल्टर जो लगाते हैं, रिड्यूस द सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम, ग्रेडेड फिल्टर है। टू ड्रेन वाटर विदाउट लूजिंग द फाइन, तो इन्वर्टेड फिल्टर लगाते हैं, इन्वर्टेड फिल्टर लगाते हैं, टू ड्रेन वाटर विदाउट लूजिंग दी फाइन फ्रॉम दी सॉइल्स। अरे केवल क्या होगा, उस पाइपिंग के अंदर से केवल और केवल वाटर सीप करेगा, सॉइल पार्टिकल सीप नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेडेड फिल्टर लगा देते हैं, जो वाटर को पास करेगा, सॉइल पार्टिकल को रिटेन करेगा, तो स्ट्रेंथ पे अफेक्ट नहीं करेगा। चले आगे, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए, बता सकते हैं परमेबिलिटी, एवरेज परमेबिलिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए, बताइए फास्ट, क्या होगा। Soil deposit are three layers having the same thickness each, but the permeability of the layer are in the ratio of 1:2:4 from top to bottom. ठीक है, 1:2:4 from top to bottom। बताइए फास्ट क्या होगा। अरे परमेबिलिटी दे रखी है, फर्स्ट की 1 है, सेकंड की 2 है, थर्ड की 4 है, और आपको रेशो निकालना है, एवरेज परमेबिलिटी हॉरिजॉन्टल भी निकालो, वर्टिकल निकालो, दोनों का डिवाइड कर दो, दोनों का रेशो ले लीजिए, क्या होगा। फॉर्मूला बताइए सभी को, फॉर्मूले के वैल्यू पुट के, समेशन ऑफ के एच अपॉन समेशन ऑफ एच, और फिर नेक्स्ट वर्टिकल का समेशन ऑफ एच अपॉन समेशन ऑफ एच बाय के। ये फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व करिए, क्या आ रहा है रेशो, जल्दी से बताइए। सॉल्व करिएगा, बिना सॉल्व नहीं करिए, सॉल्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नई चीज सिखा के जाएगा आपको। पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाल लीजिए के इक्विवेलेंट इन एक्स डायरेक्शन, और वी कैन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और के इक्विवेलेंट इन वाई डायरेक्शन, और वी कैन से वर्टिकल डायरेक्शन। दोनों को निकाल के और दोनों को क्या करना है सर, डिवाइड कर देना है। थिकनेस सभी की सेम है, तो एच 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 तो कितना हो जाएगा सर, 3h हो जाएगा। सॉल्व करिए फास्ट।
सभी स्टूडेंट्स? आया 129 का डी, वेरी गुड। किसका आया? प्रद्युमन, वेरी गुड, सही आंसर बेटा आपका। 49:36। तो बताइए के एक्स कितना आया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन परमिटिविटी कितनी आई? इक्विवेलेंट परमिटिविटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जल्दी से बताइए ताकि जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा। 7/3, वेरी गुड। वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी आई? 12/7 आई क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में 12/7 आई क्या? 7/4 क्या लिख रहे हैं? 7/4 कैसे आ जाएगी? 12/7, अरे बेटा ये आएगी, देखिए बताते हैं क्या आएगी। के इक्विवेलेंट इन एक्स डायरेक्शन जो आएगी 7/12, और के इक्विवेलेंट इन वाई डायरेक्शन जो आएगी ये 12/7 आएगी। तो इनका जब आप रेशो करेंगे, इनका जो रेशो करोगे तो 7/12 इंटू 7/3, नॉट इट्स 7/12, इट इज 7/3। तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय 7/3 और 12/7, 7 जा 49 हो गया, और 12 36, तो 49/36 ये आ जाएगा आपका आंसर। ये पहली परमिटिविटी, ये सेकंड परमिटिविटी, ये 7/12 है और ये 7/3, तो 12/7 क्लियर हुआ। 49/36 आंसर इज डी। क्लियर सभी को? वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलें। अरे ये तो सभी को पता है, बताइए क्या होगा जल्दी से बताइए। द टाइम रिक्वायर्ड, ये एसएससी का क्वेश्चन भी है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 60 कंसोलिडेशन ऑफ अ remolded soil sample of a clay with single drainage system T, then what is the time required to consolidation of the same sample of clay with double drainage system? कितना हो जाएगा सर टाइम रिक्वायर्ड? बताइए, रिलेशनशिप बताइए। अरे अभी तो लिखा था, वही तो रिलेशनशिप है, जल्दी से बताइए। अभी जो लिखा था वही तो रिलेशनशिप है। 30 का कितना हो गया? डी, T/4 हो गया। 30 का कितना हो गया सर? डी, T/4 हो गया। सभी को पता है ना टाइम रिक्वायर्ड कैसे निकालते हैं? अरे ये फॉर्मूला लिखा था आपको, क्या था फॉर्मूला? T2/T1 इक्वल टू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन U2/Q1 का स्क्वायर। यहाँ से जब करेंगे तो अपना क्या निकल के आ जाएगा सर? जो डिग्री ऑफ स्क्वायर टर्म्स होगा ना, तो ड्रेनेज पाथ जो है इसमें सिंगल ड्रेनेज में डी होता है, डबल ड्रेनेज के अंदर होता है D/2, अरे स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा डबल ड्रेनेज के सिस्टम में, तो T/4 हो जाएगा। टाइम रिक्वायर्ड इज T/4। कितना हो जाएगा आपका T/4? कि सिंगल ड्रेनेज सिस्टम में जो टाइम लग रहा है उसका डबल ड्रेनेज सिस्टम में क्या हो जाएगा सर आपका? T/4 हो जाएगा। 2 2 4, तो T/4 हुआ। क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड। चलिएगा, बताइए 113 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 131 का बताइए क्या होगा आंसर? इफ P इंक्रीज इन प्रेशर इन अ नॉर्मल सॉइल, if P increase in the pressure on a normal soil, normal considered saturated soil mass as per Tarzai theory, at the instant of application of pressure increment when time is equals 0, what is the pore pressure development in the soil mass? अरे जब आपने स्टार्ट ही किया है, जब आपने स्टार्ट ही किया तो क्या पोर प्रेशर होगा? किसके बराबर होगा बताइए? देखिए 131 का क्या होगा? इस टाइम पे सर पोर प्रेशर किसके बराबर होगा सर? इट इज इक्वल टू दी डेल पी। 131 का क्या होगा? इट इज इक्वल टू दी डेल पी। किसके बराबर होगा? सिर्फ डेल पी के बराबर होगा। किसके? तो इंक्रीजिंग, अरे टी जीरो पे कंसोलिडेशन जीरो होता है आपका, पर प्रेशर किसके बराबर होगा सर? डेल पी के बराबर होगा। कंसोलिडेशन नहीं होगा पर टाइम जीरो पर प्रेशर जो लग रहा है वो किसके बराबर होगा? जितना प्रेशर इंक्रीमेंट किया डेल पी उसके बराबर होगा। एज पर दी थ्योरी एप्लीकेशन डेल पी इंक्रीमेंट जो किया उसके बराबर होगा। तो पोर प्रेशर किसके बराबर होगा सर? डेल पी के बराबर होगा। तो इट इज इक्वल टू दी डेल पी। सी ऑप्शन सभी का करेक्ट है, बिल्कुल सही नवीन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर बोलता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, अरे टाइम अगर जीरो है तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन से जीरो होगा। अगर टाइम अगर आपका इन्फिनिटी हो गया तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सर क्या हो जाएगा? 100%। तो वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सर पोर प्रेशर, यू की बात कर रहा है, पोर प्रेशर ना कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए तो आज इसको सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, कल अपन मिलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कल आपका हॉलीडे है या नहीं है, ठीक है? आप जो भी आपका ग्रुप है मैं बोल दूंगा तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। अगर हॉलीडे होगा तो ठीक, नहीं तो अपन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।